मित्रों, आज ये करीब 1.5 घंटे का जो वीडियो है वो असल में क्लास रिकॉर्डिंग है मेरे लेक्चर नंबर 3 की। जो मेरा मेंस का इकोनॉमी का पेड कोर्स शुरू हो चुका है, उसके 3rd लेक्चर की ये क्लास रिकॉर्डिंग 1.5 घंटे की है। इसे यूट्यूब पे अपलोड करने के 2 कारण हैं। पहला, ताकि आपको पता चले कि प्रीलिम्स में जो हमने इकोनॉमी समझा था, उसके पॉइंट्स को कैसे मेंस में रिसाइकिल करके यूज़ करना है। दूसरा कारण, इस लेक्चर को डेमो के रूप में देख के आप डिसीजन ले सकें कि क्या ये अनअकैडमी में मेंस इकोनॉमी का कोर्स देखने लायक, जॉइन करने लायक है कि नहीं। तो अगर केवल आपको यूपीएससी में जीएस मेंस पेपर 3 पढ़ना है, जिसमें मेरा इकोनॉमी कोर्स भी शामिल है, तो वो केवल 1999 में अवेलेबल। मेंस का पूरा जीएस और निबंध ये पढ़ना है तो 2999 में अवेलेबल है। डिस्काउंट कोड याद रहे mronal.org। चलिए शुरू करते हैं। प्रदीप, अंकिता, सत्या, अंकित, साइनी, ऋषि, शिवा, मयंक, एनाथस, दानश्री, वी मूव फॉरवर्ड। तो इकोनॉमी का फर्स्ट पिलर मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, उसमें कल रात पिलर 1A1 बार्टर, बिटकॉइन, डिजिटल पेमेंट देख लिया, 1A2 मॉनेटरी पॉलिसी देख ली। आज हम कंप्लीट करेंगे पिलर 1V, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक, एनबीएफसी और एनपीए रिलेटेड इशू। उसका हैंडआउट मैं अपलोड कर चुका हूँ। कल सोमवार को भी लेक्चर है, उसमें पिलर 1C शेयर मार्केट और 1D इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन देखेंगे। तो कल रात आने से पहले वो सारा प्रीलिम का हैंडआउट थोड़ा ब्रशअप करके आना। ये जो पिलर 1 है मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, प्रीलिम में तो अच्छे खासे 7-8 सवाल आ जाते हैं आउट ऑफ 100 एमसीक्यूज। मेंस में आप देखते हैं कई साल ऐसे गए कि कुछ भी वो पूछते नहीं है, लेकिन इसको इनडायरेक्टली यूज कर सकते हैं बाकी बहुत सारे जवाबों के अंदर। तो वैसे ये सब हैंडआउट काफी स्मॉल और आपको लगेंगे, पर कोई कारण है बहुत पूछते नहीं है। मित्रों, यूपीएससी में मेंस के टॉपिक वाइज पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में एक ही पीडीएफ फाइल में आपको मिल जाए। उसके साथ टॉपिक वाइज ग्राफ एनालिसिस भी दिया है। ऐसा पीडीएफ हमने अनअकैडमी में तैयार किया है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अनलॉक कोड याद रहे mronal.org। चलिए आगे कहानी जारी रखते हैं। क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। बैंक होते हैं, एनबीएफसी होते हैं, बैंकों के अंदर कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, फिर आरआरबी, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, वो सब देखा था। नॉन बैंक के अंदर आईफाई में एक्जिम, नाबार्ड, सिडबी, ये सब देखा था। एनबीएफसी, प्राइमरी डीलर, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन, वो सब हम देख चुके हैं। प्रीलिम लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नए ऑर्गेनाइजेशन जो रिसेंट ईयर्स में बने, तो क्रोनोलॉजी ऐसे याद रखनी है। डीमोनेटाइजेशन कब हुआ वो तो याद होना चाहिए, 2016 में। जीएसटी कब आया? 2017 में। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन घटनाओं के पहले बन चुकी थी। फॉर एग्जांपल पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर जीएसटी 2017 में आया, तो 2016 में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया होगा, आईबीसी। तो उसकी जो बोर्ड था, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, वो जीएसटी से पहले बन चुका था। फिर आप याद करो, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसमें गवर्नमेंट के 3 और आरबीआई के 3 लोग होते हैं, और इनको काम बोला इन्फ्लेशन आप कंट्रोल करें 2 to 6% रेंज में। तो ये वाली भी चीज आरबीआई एक्ट में आई थिंक 2016 में सुधार किया था, तो यानी जीएसटी से पहले ये आ गया था। उसी तरह ये सरकारी बैंक और सरकारी इंश्योरेंस कंपनी में जो टॉप के चेयरमैन, एमडी वगैरह को सिलेक्ट करने के लिए एक बैंक बोर्ड ब्यूरो था, उसका नाम बाद में बदल के एफएसआईसी कर दिया, वो भी जीएसटी से पहले आ चुका था। तो ये कुछ नई संस्थाएं बैंकिंग फाइनेंस के साथ जुड़ी हुई। फिर आपको याद रखना है कोरोना। कोरोना कब आया? 2020 में आया। तो कोरोना के दौरान या उसके बाद कुछ और नई संस्थाएं बनी। एनएबीएफआईडी वो एक जात का क्या डीएफआई है, जो आम जनता से डिपॉजिट में पैसा नहीं लेगा, लेकिन अलग अलग जगह से पैसा मोबिलाइज करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंस में देगा। फिर बेड बैंक याद करो, एनआरसीएल, आईडीआरसीएल, वो भी कोरोना या उसके बाद बनी है। कंपनियों को खुद को लिक्विडेशन करना हो तो अलग अलग विभागों से एनओसी लेना पड़ता है। उसके लिए एक संस्था, हालांकि शायद वो अभी बननी बाकी है, सीपेस बनानी है। आपने कितना लोन लिया है, क्रेडिट रेटिंग आपका क्या है, उसके लिए एक नेशनल लेवल की रजिस्ट्री बनाने की बात है, वो भी बनी या बननी बाकी है, पर कोरोना के बाद ये सारी बातें आती हैं। कुछ चीजें जो अभी तक नहीं बनी है, पब्लिक डेट मैनेजमेंट अथॉरिटी। आप जानते हैं अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करने का काम आरबीआई देखती है। कुछ क्रिटिक्स का कहना नहीं, अलग संस्था कर दो, लेकिन ये अभी बनी नहीं है। डीआईसीजीसी आप जानते हैं, बैंकों के अंदर आपका पैसा डिपॉजिट है, और अगर वो बंद हो जाए तो आपको रिकवरी में वो लोग पैसा देते हैं, लेकिन वो म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में आपको कवर नहीं करते। तो डीआईसीजीसी को बंद करके एक नई संस्था बने, रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन, जो बैंक और एनबीएफसी दोनों में आपके लॉस की प्रोटेक्शन करे, वो अभी तक बना नहीं है। उसी तरह एक बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनानी है और एक पब्लिक सेक्टर बैंक नेटवर्क बनाना है। ये क्या है अभी आज लेक्चर में देखेंगे, लेकिन ये भी अभी तक बने नहीं है।
तो ये कुछ नए ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब डिपेंड करता है आपको क्या लंबा निबंध लिखना है, आपको पता होना चाहिए आगे पीछे क्या हुआ। अभी अपने जितने मेंस के लेक्चर हैं, तो मेरी आप सबको सलाह आग्रह है, कोरे कागज लेके बैठो, नोट पेन लेके बैठो। डिजिटल नोट्स वगैरह नहीं बनाने हैं, क्योंकि उसमें आपकी आदत खराब होती है। उसमें इरेज, स्पेल चेक, ऑटो लाइन, अलाइनमेंट, ये सब होता है जिससे डिसिप्लिन नहीं बनती है आंसर राइटिंग की। सबसे पहले एक प्रश्न तैयार करते हैं। हालांकि ये तो बहुत इजी है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में उसने अलग से सेक्शन बना के दिया। कुछ बार यूपीएससी वाले क्या करते हैं, सीधा सेक्शन उठा के प्रश्न बना देते हैं। तो वी हैव टू प्रिपेयर। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई गिव यू 40 सेकंड, आप मंथन करिए कि आपको क्या लगता है। ओके ठीक है, वैसे सिंपल थियरी टाइप क्वेश्चन है जो यूपीएससी पूछती नहीं, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने बात की। और दूसरा, सीधा नहीं पूछे, कहीं और रिसाइकल कर लेंगे इसके पॉइंट्स को। अब इवन इफ दे आस्क, इसकी वो औकात 150 वर्ड से ज्यादा नहीं है। तो 150 वर्ड्स में समझो 3 से 5 बेनिफिट भी लिख दो तो भी अपना जवाब तो हो जाए। लेकिन सिस्टमेटिकली लिखना है तो क्या करेंगे हम, पहले डेफिनेशन लिखो, फिर थोड़ी एवोल्यूशन की बात करो, फिर 3 से 5 आप फायदे बताएं, लास्टली कंक्लूजन। तो देखिए, वैसे तो ऐसे सिंपल टर्म्स का ऑन द स्पॉट डेफिनेशन बनाने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, नहीं है तो फिर घर से रट के जाना चाहिए। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट मतलब ये बैंक और ये शेयर मार्केट एनबीएफसी वाले क्या करते हैं, बचतकर्ताओं का पैसा उनको देते हैं जिनको पूंजी की या लोन की जरूरत है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन is the process through which banks and NBFCs collect money from savers and give them to those in need of loan or capital. बचतकर्ताओं का पैसा उन्हें देना जिन्हें पूंजी की जरूरत है, इसे हम वित्तीय मध्यस्थ का कहते हैं। एवोल्यूशन आप कैसे लिखेंगे? अब वैसे तो मध्यकालीन भारत में भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा चलता होगा, लेकिन जो मॉडर्न बैंकिंग, फाइनेंस या शेयर मार्केट सिस्टम हम समझते हैं वो अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुई। तो अंग्रेजों के जमाने से जो एवोल्यूशन हुआ, थोड़ा बहुत आप पिलर 1B में जो जानते हैं वो लिख सकते हैं। नहीं भी लिखो तो चले, सीधा आप बॉडी में चले जा सकते हैं। 5 एक अच्छे मुद्दे पता होना चाहिए। आप जानते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर की, जिसकी मदद से जनता अपना पैसा कंपनियों को इन्वेस्टमेंट में देती है। नॉर्मली मान लीजिए कोई बहुत फेमस कंपनी है, जैसे टाटा है, रिलायंस है, अगर वो अपना आईपीओ निकाले जिसमें 100 शेयर है, तो हो सकता है 200 लोग एक एक शेयर के लिए अप्लाई कर दे, तो हम कहें ये आईपीओ तो ओवर सब्सक्राइब हो गया, 2x। लेकिन अगर बेकार सी कंपनी हो तो आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होगा, कि उसकी बस खाली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जो Hyundai मोटर्स था, उसका आईपीओ आया कि हमको पैसा दीजिए। और आईपीओ में आप जानते हैं कोटा सिस्टम है, कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उसका कुछ कोटा होता है, रिटेल इन्वेस्टर का अलग कोटा है। तो रिटेल इन्वेस्टर के नाम पे मान लो 100 शेयर्स अवेलेबल थे, सिर्फ 50 लोगों ने अप्लाई किया, आधा 50% अनसब्सक्राइब रहा। तो Hyundai आईपीओ सीज डल रिस्पॉन्स फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स। तो इससे आप क्या बोध लेते हैं? मान लीजिए शेयर मार्केट होता ही नहीं, मान लीजिए बैंक भी नहीं होते, सिर्फ सरकार होती और सरकारी बैंक होते, तो फिर तो आपका पैसा लेके जो भी कंपनी सरकार को इलेक्शन फंड में पैसा दे रही है उसको बांट देते, मौज करो। क्या हम उसे एलोकेशन ऑफ कैपिटल या रिसोर्सिस, तो वो एफिशिएंट बोल सकते थे, अनबायस्ड बोल सकते थे? नहीं। तो ये जो शेयर मार्केट है, जो भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कर रहा है, उसका एक काम क्या है? एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ कैपिटल एंड रिसोर्सिस। औकात के हिसाब से पैसा दिलवाता है, औकात के हिसाब से कंपनी ऊपर जाती है। बहुत ज्यादा अगर वो ओवर वैल्यू हो गया हो तो मार्केट उसको गिरा भी देता है। तो ये सब क्या हो रहा है? एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सरकार के भरोसे छोड़ते तो नहीं होता। बोगस कंपनियों का आईपीओ कभी फुल्ली सब्सक्राइब होता नहीं। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इज एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ कैपिटल एंड रिसोर्सेज। पहली बात है। दूसरा, किसी भी देश के अंदर लोकल जनता की क्या होती है? सेविंग्स, जिसमें से इन्वेस्टमेंट में पैसा जाता है, और आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी, एफडीआई का भी, एफपीआई का चाहिए, तभी आपका देश ग्रो कर सकता है। जेपी मॉर्गन, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, गोल्डमैन सैक्स, ये सब क्या करते हैं? अमेरिका और फॉरेन कंट्रीज में जिन लोगों ने बैंकों में, म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम में पैसा लगाया है, उधर से मोबिलाइज करके आपकी इकोनॉमी को वो देते हैं।
इससे हमारे मार्केट के अंदर और पैसा आता है जो अपनी कंपनियों को एक्सपांड करने में मदद करता है। इसमें अगर आप और जोड़ दीजिए वेंचर कैपिटल फंड, वो जो भी टाइगर कैपिटल, जे सॉफ्ट बैंक वगैरह जो स्टार्टअप कंपनियों को मदद करते हैं, तो वो भी पूरा फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है जिससे अपनी स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रो करती है, उससे बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलते हैं, इनोवेशन होता है। डिपेंड करता है कितना लंबा खींचना है, आप ज्यादा भी लिख सकते हैं। तो पहला काम क्या हुआ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा काम क्या है, ये जो फॉरेन कैपिटल भारत की इकोनॉमी में लाके इकोनॉमी को ग्रो करना। तीसरा काम क्या हो सकता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। बैंक तो है ही, लेकिन हर गांव में बैंक वाला जा नहीं सकता, तो बहुत सारे ये माइक्रो फाइनेंस वाले, चीट फंड वाले, ये एक जात के एनबीएफसी है, वो वहां चले जाते हैं और उनकी जनता को जो सेविंग लोन की आवश्यकता है वो दिलवाते हैं। सो दे ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसी को आप आगे खींचो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 क्या है, गरीबी हटाओ। और गरीबी हटाने में सेविंग्स का महत्व है, लोग पैसा सेव करेंगे उससे बच्चों की पढ़ाई ये सब में आप यूज करें। इंश्योरेंस का महत्व है, किसान का फसल बर्बाद हो गया तो वो और डेट ट्रैप में फंस जाएगा, कोई गरीब परिवार का मुखिया मर गया तो वो भी डेट ट्रैप में फंस जाएगा, तो बचाने के लिए इंश्योरेंस जरूरी है। ओल्ड एज में पेंशन जरूरी है, ये सब कुछ जरूरी है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, तो वहां पर भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स का महत्व है। एंड लास्टली फिनटेक एंड इनोवेशन। जैसे आप पिलर 1 भी प्रीलिम वाला याद करो, पीयर टू पीयर लैंडिंग, अकाउंट एग्रीगेशन से लेके बहुत कुछ नया नया जो हो रहा है, और उसकी मदद से जो और ये चीजों को एक्सपांड कर पाते हैं, वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स इकोनॉमिक ग्रोथ में और इनोवेशन में मदद करते हैं। और भी मुद्दे हैंडआउट में देख लेना। अब इसका कंक्लूजन क्या होगा, मैंने 3 ब्लैंक्स बनाए हैं, आप अपने दिमाग में सोचिए ब्लैंक में क्या आएगा। आई गिव यू 30 सेकंड्स। हाँ, तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स आर एसेंशियल फॉर एनी डेवलपिंग कंट्री फॉर व्हाट, ए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये एक जवाब हो सकता है। या ये भी लिख सकते हैं फॉर ए मोबिलाइजिंग द सेविंग्स एंड बी एलोकेटिंग द कैपिटल, ये भी इसका जवाब हो सकता है, दैट इज राइट। एंड इंडिया कैन नॉट बिकम अ डेवलप कंट्री बाय 2047 विदाउट अ रोबस्ट नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। तो ये ऐसे टेम्पलेट है, ये नहीं पूछ के कुछ और भी पूछे तो उसमें आप व्हाई डू वी नीड पेंशन या व्हाई डू वी नीड इंश्योरेंस कंपनीज, सेम जवाब हो जाएगा, कुछ अलग नहीं करना है। टेम्पलेट हमेशा रेडी होने चाहिए। अभी मेंस पेपर 2 के अंदर आप जानते एक चीज है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर एक चीज आती है रेगुलेटरी बॉडीज। तो आपको क्या लगता है आरबीआई ने रेगुलेटरी बॉडी के रूप में क्या अच्छा बुरा काम किया है? गिव यू 40 सेकंड, आप सोचो। इंट्रोडक्शन में ओरिजिन देंगे, कब बना था, फिर थोड़ा फंक्शन बताएंगे, फिर उसका इवेल्युएशन करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। 40 सेकंड्स। हाँ, तो आरबीआई का जवाब क्या हो सकता है? इंट्रोडक्शन में ओरिजिन, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक या सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट वाज सेट अप अंडर द एक्ट ऑफ 1934 करके जवाब की शुरुआत करेंगे। इट फंक्शंस इंक्लूड फॉलोइंग, और फिर उसका इवेल्युएशन पॉजिटिव नेगेटिव आप करते रहेंगे। लास्टली कंक्लूजन कि इतना अच्छा किया है, इतना काम में और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बस, तो फिर आप याद करो जो भी 8 एक फंक्शन थे आरबीआई के जो हमने प्रीलिम्स लेक्चर में पढ़े थे। सबसे पहला और सबसे खास उसका फंक्शन क्या है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड कंट्रोलर ऑफ इन्फ्लेशन, 2 से 6% में काबू में रखना है। तो इसमें पॉजिटिव आप क्या बोल सकते हैं, जो भी नया कुछ काम का एक्सपेरिमेंट कर रहा हो तो पॉजिटिव ही बात है कि इट इज एक्सपेरिमेंटिंग विद सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मनी सप्लाई के अंदर जो और भी चीजों को मैनिपुलेट करना होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए, क्रेडिट ग्रोथ के लिए, ऐसे जो एसडीएफ, ऑपरेशन ट्विस्ट, ऐसे नए नए टूल्स का भी जो एक्सपेरिमेंटेशन करता है, तो सब पॉजिटिव बात है। नेगेटिव क्या है, इन्फ्लेशन 2022 में वो कंट्रोल नहीं कर पाया, 6% की ऊपर की रेंज में चला गया। दूसरा नेगेटिव, डीमोनेटाइजेशन के चलते जो क्रिटिक्स बोलते हैं कि ठीक से मैनेज नहीं हुआ, लोग लाइन में मर गए, शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी को हानि हुई। तो दिस आर सम इश्यूज। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड करेंसी एक्सचेंज। तो इसमें क्या है, $600 बिलियन से ज्यादा अपने पास फॉरेक्स रिजर्व है, तो पॉजिटिव बात है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, इतना अपने पास सफिशिएंट रिजर्व है। जबकि पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सबको आप देखो बार बार उनको आईएमएफ के पास भीख मांगे जानी पड़ती है क्योंकि उनके पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं है। तो ये पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या, चाइना के पास अपने से बहुत ज्यादा 3 ट्रिलियन या उससे भी ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है। करेंसी एक्सचेंज में वॉलेटिलिटी आजकल ज्यादा है, पहले 75 था, अभी 86 हो गया।
और ये जो अपना रुपया ज्यादा वीक हो जाए तो इंपोर्ट के लिए अच्छी बात नहीं है, उससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की तकलीफ होती है, मेडिसिन, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, एवरीथिंग बिकम्स एक्सपेंसिव। तो ये सारी उसकी खामियां है। आरबीआई के एक काम क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो उसके लिए आप याद करो, उसने एक ऑपरेशन ट्विस्ट किया था, एक स्पेशल जात का ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन था, जिसमें उसने यील्ड को चेंज करने की कोशिश की थी। तो सरकार को सस्ते लोन मिले, इसके लिए वो यूनिक टाइप के एक्सपेरिमेंट करता है, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। नेगेटिव में बात यह है कि आरबीआई ने ये काम करना ही नहीं चाहिए। आरबीआई ने सरकार को लोन दिलवाने का काम नहीं करना चाहिए, उसके लिए एक अलग संस्था होनी चाहिए, पब्लिक डेट मैनेजमेंट अथॉरिटी। अदरवाइज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। वो पूरा मामला क्या है, पिलर 2D, मतलब अगले हफ्ते हम लोग आराम से पढ़ेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है आरबीआई ने ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मैनेजमेंट देखना ही नहीं चाहिए, अलग संस्था होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए वो पिलर 2D नेक्स्ट वीक हम देखेंगे। आरबीआई इज बैंकर्स बैंक, यस, तो उसके लिए अलग अलग जात के विंडो उसने खोले, ये टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन, स्पेशल, फिर ऑन टैप विंडोज खोले थे, एसडीएफ विंडो खोला, से लेके बहुत कुछ कर रहा है। नेगेटिव तो इसके अंदर कुछ बोलने लायक है नहीं, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं बैंकर के लिए डिपॉजिट में से ही तो पैसा वो मेजोरिटी मोबिलाइज करते हैं। आरबीआई के पास लोन लेने की सीन तो बहुत कम बनती है उसको। आरबीआई इज रेगुलेटर ऑफ द बैंक्स, यस, ये भी इसका फंक्शन है। तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, अमेरिका में जैसे सब प्राइम क्राइसिस हुआ, सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस हुआ, ऐसा कोई बहुत बड़ा स्कैम भारत में नहीं हुआ। हालांकि नेगेटिव ये है कि छोटे छोटे बहुत स्कैम हो चुके हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक, उसके अंदर आप जानते हो सब केवाईसी का कांड चल रहा था, फिर उसको बोला नए कस्टमर नहीं ले सकते वगैरह, से लेके बहुत सारे बैंकों के अंदर केवाईसी नॉर्म फ्लाउट्स किए जाते हैं। पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पीएमसी बैंक याद करो, उसके अंदर स्कैम हो गया। हालांकि आरबीआई के डिफेंस में ये भी बोल सकते हैं कि उस जमाने में कोऑपरेटिव बैंकों पे ड्यूअल रेगुलेशन था, स्टेट गवर्नमेंट भी देखती थी, आरबीआई भी देखता था, तो बीच में जो ये सब करप्ट लोग कांड कर जाते थे। पेमेंट बैंक खुद में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं वो किसी को लोन में पैसा नहीं दे सकते, तो पूरा मॉडल ही बेकार है। फिर अभी एक कोई इंडस इंड बैंक था, उसका डेरिवेटिव के अंदर कुछ लॉसेस हो गए, वो 2000 करोड़ का कांड हो गया। यस बैंक का कांड हो गया, यस बैंक को कोई जापान की सुमिटोमो नाम की बैंक अक्वायर करेगी, ये सब चलते रहता है। इट मीन्स कि अभी बैंकिंग रेगुलेशन में उसको और बेहतर करने की जरूरत है। व्हाट अबाउट एनबीएफसी स्कैम्स, क्योंकि आरबीआई का काम है कुछ गोल्ड लोन कंपनी और ऐसी अलग अलग एनबीएफसी कंपनियों को रेगुलेट करता है। तो अमेरिका जैसे बड़े स्कैम नहीं हुए, लेकिन छोटे छोटे बहुत स्कैम हो गए। आईएलएफएस, डीएचएफएल, माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस 2010 में आंध्र वगैरह में हो रही थी, डिजिटल लोन एप्स के नाम पे जो अलग अलग माल प्रैक्टिस चल रही है, आरबीआई को उसको और बेहतर तरीके से रेगुलेट करने की जरूरत है। फिर आईफाई, नाबार्ड, सिडबी वगैरह को भी आरबीआई रेगुलेट करता है। तो वहां पर नए रीफाइनेंस विंडो खोले गए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के शॉर्टफॉल का पैसा उनको देते हैं ताकि और आगे वो लोन में जा सके। नेगेटिव, नेगेटिव में ये है कि नाबार्ड, सिडबी वगैरह को जितना काम और करना चाहिए वो कर नहीं पाए, लेकिन गवर्नमेंट वहां पर मेजोरिटी शेयर होल्डर है। तो अगर वो ज्यादा इनोवेशन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या, नाबार्ड के अंदर जो टॉप उसका चेयरमैन एमडी होना चाहिए, वो कोई जोरदार आदमी को नहीं बिठाया होगा, इसलिए ये हो रहा है। तो सरकार का उसमें ज्यादा बनता है, आरबीआई खुद तो कैसे देख सकता है कौन कितना एफिशिएंटली काम कर सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, ये भी आरबीआई की जिम्मेदारी है। तो उसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स, डिजिटल पेमेंट, यूपीआई वगैरह को प्रमोट करना, ब्लाइंड पर्सन भी करेंसी नोट आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए एक मनी ऐप बनाया है। तो ये सबसे फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। नेगेटिव में क्या, अभी भी अपना फाइनेंशियल इंक्लूजन 100% नहीं है, सिर्फ 64% है। अलग अलग ये सब स्कैम के अंदर 500 करोड़ तो ऑनलाइन फ्रॉड में ही चले जा रहे हैं। तो ये सब में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज ऑल्सो अ टास्क ऑफ आरबीआई। तो उसके लिए बैंकिंग ओम्बुड्समैन, एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग वाले के ओम्बुड्समैन, डिजिटल ओम्बुड्समैन, ये सब बनाया। कार्ड में आपका फ्रॉड होता है तो आपका दूसरा एक डुप्लीकेट नंबर वाला आईडी बन जाए, कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम। चेक के अंदर फ्रॉड रोकने के लिए पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। डीआईसीजीसी नाम की संस्था का मालिक है आरबीआई, तो आपका बैंक बंद हो जाता है तो भी डिपॉजिटर को कुछ पैसा वापस किया जाता है। तो दीज आर ऑल पॉजिटिव थिंग्स डन बाय आरबीआई। नेगेटिव में क्या, जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं जिसमें 500 करोड़ रुपए चले गए, बिटकॉइन के स्कैम होते हैं, इनफॉर्मल मनी लेंडर का न्यूसेंस है, जो ये शॉप साहूकार टाइप के लोग जो लोगों को बहुत प्रताड़ित करते हैं। फिनटेक कंपनियां, आरबीआई ने उनको बोला कि तुम खुद से ही अपने गले में घंटी बांध दो,
सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एसआरओ बना दो। इसका मतलब कि आरबीआई ने बहुत सारा काम उनको डेलीगेट कर दिया। अब बिल्ली अपने गले पे कितने घंटे बांधेगी, और डिजिटल ये सब फिनटेक कंपनियों में आपका जो पैसा लेन देन का है उसमें कितना जल्दी निपटान होगा केसेस का, दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन या क्रिटिसिज्म। लास्टली आरबीआई का काम क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कि जैसे बासेल नॉर्म्स, आईएमएफ के साथ कोऑर्डिनेट करना, G20 का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, हाँ तो वो कोऑर्डिनेट करता है। इसमें कुछ नेगेटिव तो सुनने में आया नहीं कि जो लिखना पड़े। तो अब तक हमने उसके जो 6-8 फंक्शन थे उसमें पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया। अब आरबीआई की एक खुद की तकलीफ है, वो ऐसा कि जैसे एसबीआई आप जानते हैं सरकारी बैंक है, पर वो खास जात की सरकारी बैंक है क्योंकि वो अलग कानून से बनी है। तो आप जानते हैं एसबीआई इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, उसका जो भी मान लो 55 या कभी एक्ट बना हो। अब ऐसी जो अलग कानून से बनी सरकारी बैंक होती है, आरबीआई उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड मेंबर को हटा नहीं सकता। सरकारी बैंकों का मर्जर शटडाउन भी आरबीआई नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मान लो पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो इनको बैंकिंग नेशनलाइजेशन जो इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था उसका अलग कानून है, उसमें उनको बनाया गया है। तो उसमें सब साफ लिखा है कि आरबीआई इसको मर्ज और शटडाउन नहीं कर सकती। तो अगर देना बैंक विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया तो आरबीआई का लेन देन नहीं है, वो सरकार खुद से डिसाइड करती। तो इस कारण से कभी कभी आरबीआई गवर्नर ऐसी कंप्लेन करते हैं कि हम पब्लिक सेक्टर बैंक को फुल्ली रेगुलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ना हम उसके बोर्ड मेंबर को हटा सकते हैं, ना उसका मर्जर शटडाउन कर सकते हैं। ये एक लीगल लिमिटेशन है। इस पर क्रिटिक्स का ये कहना है कि भाई तो गांधी जी के पास कौन सा लीगल पावर था आजादी दिलवाने का। व्यक्ति का खुद का कुछ आत्मबल होना चाहिए, नैतिक बल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज से कई साल पहले ऐसा हुआ कि एक सरकारी बैंक के अंदर जो चेयरमैन था वो कुछ करप्शन कर रहा था, फालतू लोगों के बैंक लोन पास कर रहा था। आरबीआई गवर्नर उसको हटा नहीं सकते थे, लेकिन आरबीआई गवर्नर ने फाइनेंस मिनिस्टर को लिख दी चिट्ठी कि ये बेकार आदमी, इसको हटाइए। एक नैतिक दबाव बना, उसका थोड़ा बहुत जो भी इंफॉर्मेशन लीक हो गया होगा मीडिया में, तो सरकार पे भी दबाव बना कि ये सरकारी बैंक का चेयरमैन करप्ट है, इसको हटाओ। तो ये सब क्या है, आपका आत्मबल होना चाहिए। यू नीड टू हैव सम टैक्ट। सिर्फ कागज में लिखा है उतना ही काम करना है तो फिर आईएएस आईपीएस की क्या जरूरत है। चैट जीपीटी को बैठा दो उसकी कुर्सी में, वही देख लेगा नियम कानून के हिसाब से क्या करना है। व्हाट एल्स, बैड लोन रेजोल्यूशन। एनपीए की जो समस्या है उसमें बहुत सारे केस आप जानते हैं कोर्ट में विलंबित है, डिलेड है। तो उसके वास्ते तो सरफासी एक्ट, आईबीसी कोड, इसमें लीगल अमेंडमेंट करने पड़े। आरबीआई बेचारा क्या करे। सरकारी बैंकों के अंदर जो इनएफिशिएंसी है, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, तो इसमें बहुत सारा रेगुलेशन या उसका ऑपरेशनल कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। क्रिप्टो करेंसी स्कैम, आप जानते हैं आरबीआई की तो क्या इच्छा थी कि हम बिटकॉइन को बैन ही कर देते हैं, और उसके वास्ते उन्होंने रूल्स भी बनाए थे कि कोई भी बैंकर बिटकॉइन कंपनी का खाता नहीं खोलेगा। लेकिन फिर ये सब लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, क्रिप्टो करेंसी कंपनी वाले, तो बैन हट गया। अब ऐसी स्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट ही कोई चीज को ना करने दे तो अल्टीमेट कौन सोल्यूशन ला सकता है, जहां पे पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने नया कानून बनाना पड़े कि मान लो बिटकॉइन इलीगल है, तो फिर कुछ हो सकता है। इसमें आरबीआई अकेला क्या करे। ये जितनी सरकारी बैंक है उसके अंदर कुल मिला के 7 लाख जितने ऑफिसर्स हैं। अब मुझे भी यकीन नहीं आ रहा 7 लाख तो कहां से होंगे, पर ऐसा न्यूज रिपोर्ट बोलते हैं। आरबीआई के पास कितने ऑफिसर हैं, 13,000। अब 13,000 भी, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऑफिसर और क्लर्क दोनों का कंबाइंड नंबर बोला है, जो भी है। समझो आरबीआई का मेन पावर बहुत कम है। जितनी बैंक है, जितने कस्टमर है, उन सबको मॉनिटर करने के लिए तो रिक्रूटमेंट बढ़ाने की जरूरत है। उसमें भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का, जो फाइनेंशियल उनका सब समझ हो, क्रिप्टो करेंसी की समझ हो, ये सब डिजिटल साइबर फ्रॉड डिटेक्ट करने की समझ हो, ऐसे लोगों को रिक्रूट करना पड़े। अब ऐसा भी नहीं कि आरबीआई कोई हैंड टू माउथ सिचुएशन में इतनी भिखमंगी है कि किसी को नौकरी पे नहीं रख सके। आजकल हर साल लगभग आरबीआई 2 लाख करोड़ रुपए सरकार को डिविडेंड में देता है। मतलब आरबीआई का प्रॉफिट सोचो कितना ज्यादा होगा कि उसमें से वो 2 लाख करोड़ तो ऐसे डिविडेंड में सरकार को दे रहा है। तो क्या 1-2 हजार और ऑफिसर को रिक्रूट करना उसके लिए बड़ी बात होगी, उनका सैलरी बिल संभालना बड़ी बात होगी? नहीं। तो दे नीड टू स्पेंड मोर ऑन रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग।
ऑफकोर्स आरबीआई ने कुछ काम तो किए थे, उत्कर्ष फ्रेमवर्क, दक्ष वेब सिस्टम, पर वो ऐसा है कि एग्जिस्टिंग लोगों से ज्यादा काम करवा के और वो डिजिटल मॉनिटरिंग से हम सॉल्यूशन लाए, बट यू नीड मोर ऑफिसर्स। 2024 में आरबीआई को 90 साल पूरे हुए, तो इन्होंने एक रोड मैप बनाया कि 100 साल जब होंगे तो हमने क्या क्या काम करना है। वो सब बोल बच्चन आपके हैंडआउट में दिया, टाइम मिले तो देखना, अलग अलग जगह आप रिसाइकल कर सकते हैं। उसको मैं पढ़ाने नहीं बैठ रहा क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या होगा? एक, कुछ जगह अच्छा काम किया है, दूसरा कुछ जगह इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और तीसरा ये सुधार की जरूरत है। तो आरबीआई ने वैसे तो कुशल रूप से काम किया है, एज सच आरबीआई हैज वर्कड एफिशिएंटली, लेकिन कुछ सुधार का अवकाश है, बट देयर इज स्कोप फॉर सम इंप्रूवमेंट। कहाँ कहाँ? बैड लोन, साइबर फ्रॉड एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन में और काम करने की जरूरत है। हालांकि ये ऐसे प्रॉब्लम है, इसमें कुछ तो आरबीआई ने कदम उठाने, कौन से? रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी के लिए, और कुछ कदम सरकार ने उठाने, आजकल लीगल रिफॉर्म्स जो लेने पड़े ये बिटकॉइन या बैड लोन के लिए, सरपाइसी एक्ट वगैरह में, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेने पड़े, सरकारी बैंकों में ज्यादा कुशल लोगों को बिठाया जाए ताकि नीचे काम अच्छे से हो सके। तो दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई गिव यू 20 सेकंड, इसको दिमाग में उतारिए। फिर एक मुद्दा था, आप जानते हैं उर्जित पटेल गवर्नर थे, 2018 में रिजाइन कर दिया। वो तो पुरानी बात हो गई। हमें दो जगह थोड़ा थोड़ा याद रखना है, रेगुलेटरी बॉडीज की ऑटोनॉमी क्यों जरूरी है मेंस पेपर 2 के लिए, और मेंस पेपर 4 के अंदर केस स्टडी के रूप में। सरकार और उर्जित पटेल का झगड़ा किस बात का था? सरकार ये कह रही थी कि तुम रिपो रेट सस्ता कर दो वरना ये सब व्यापारी नाराज हैं। उर्जित पटेल का कहना नहीं, इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए रिपो तो महंगा ही रखना पड़ेगा। सरकार चाहती थी कि आरबीआई हमें बड़ा डिविडेंड दे दे, लेकिन उर्जित पटेल नहीं, मुझे बफर और सेफ्टी में बहुत पैसा रखना है। तीसरा ये था, बहुत सारी सरकारी बैंकों को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, वो क्या जियान सुनियो टाइप के जो लोग हैं उसका ब्लैकलिस्ट बनाया जाए स्कूल प्रिंसिपल द्वारा। तो जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क था उसमें उर्जित पटेल ने बहुत सारी सरकारी बैंकों को रख दिया था। तो वो बैंक वाले भी सरकार को डिविडेंड नहीं दे पा रहे थे, ब्रांच एक्सपांड नहीं कर पा रहे थे। तो सरकार कह रही नहीं, उन सबको तुम ब्लैकलिस्ट में से हटा दो, भले वो जियान और सुनियो हो लेकिन तुम उसको हटा दो। उर्जित पटेल मान रहे थे। चौथा, बासेल नॉर्म्स मान लो 2019 से अमल होना था। अब स्वाभाविक है जो सरकारी बैंक है उनके पास इतना कैपिटल था नहीं, तो इसका मतलब सरकार ने उनको 50-60 हजार करोड़ सीधे देने पड़े, और सरकार के पास कि नहीं हमें गरीब कल्याण योजना में चलाना है। इसलिए सरकार क्या चाहती थी कि उर्जित पटेल ये बोल दे कि ये 2019 नहीं, इसको मान लो 2047 से हम लोग बासेल फ्रेमवर्क लागू करेंगे। ऐसा तुम पोस्टपोन कर दो, अभी अपने पास पैसा नहीं है सरकारी बैंकों को बासेल कैपिटल देने के लिए। तो सभी बातों में उर्जित पटेल ना 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 करते रहे। फिर आप जानते हैं सेक्शन 7 में उसको तलब किया गया अंडर आरबीआई एक्ट। तो उर्जित पटेल को लगा कि मेरी पर्सनल डिग्निटी इधर प्रोटेक्ट नहीं होगी, ये बार बार मुझे अपने ऑफिस में बुला के सुनाते रहेंगे, तो उसने रिजाइन कर दिया। तो इसमें से क्या बोध लेना है फॉर एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस? ये मिनिस्टर कुछ मांग कर रहे हैं, अब ऐसा भी नहीं कि सारी मांग गलत है। सरकार की अपनी प्रायोरिटी होती है कि लोन सस्ते हो तो लोग ज्यादा स्पेंड करें, इकोनॉमिक ग्रोथ आए, या फिर अभी हमें गरीबों को देने के लिए पैसा ज्यादा चाहिए इसलिए हमको डिविडेंड दे दो, बासेल नॉर्म्स को डिले कर दो, पोस्टपोन कर दो। तो सरकार भी अपनी जगह पर ठीक सोच रही है। तो मिनिस्टर की कुछ ऐसी मांग है और आपको लगता है कि ये इसमें अपना डिग्निटी नहीं है, तो क्या करोगे? रिजाइन कर दोगे? देखिए, रिजाइन करके आप पर्सनल डिग्निटी बचा सकते हैं कि अब मुझे रोज ये मिनिस्टर का सुनना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन की डिग्निटी, संस्था की गरिमा को कम करते हैं। क्योंकि आप ऐसा बताया, आरबीआई के गवर्नर ये 2 कौड़ी के होते हैं, थोड़ा धमकाए तो भाग जाते हैं, और उसके बाद आपको हटा के सरकार किसी और यसमैन को बिठा दे वहां पर, तो सरकार तो अपना काम कर ही लेगी। तो यू हैव नॉट डन एनीथिंग, यू हैव ओनली सेव्ड योर पर्सनल डिग्निटी। तो चाहे ये हो या फिर ऐसा कोई प्रश्न है, आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और कुछ विद्यार्थी नेता आंदोलन कर रहे हैं और आपको लगता है ये सब चलेगा तो इसमें मेरा सब ऑफिस में तोड़फोड़ हो रही है तो मेरी डिग्निटी नहीं रहेगी वगैरह वगैरह, देन यू आर नॉट सेविंग द डिग्निटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसके बाद ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के अंदर आप 2 सवालों पर गौर करें। एक बार यूपीएससी ने ऐसा पूछा कि नेशनल कमीशन ऑफ विमेन, जो कानून से बनाई संस्था, स्टैट्यूटरी बॉडी,
क्या उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दे जैसा इलेक्शन कमीशन है, तो महिलाओं का बहुत कल्याण हो जाएगा? क्या आपको ऐसा लगता है? ऐसा यूपीएससी ने एक बार पूछा था। तो इसी की तर्ज पे मैंने एक प्रश्न बनाया कि क्या आरबीआई को आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दोगे तो क्या वो अपना काम बेस्ट कर पाएगा, ये क्वेश्चन है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि आजादी से लेके अब तक राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज बैंक या एसबीआई, पीएनबी वगैरह ने क्या काम किया और भविष्य में और क्या रिफॉर्म हम ला सकते हैं। तो दो सवाल है, आप सुकून से इस पर ब्रेनस्टॉर्म करिए। 3 मिनट्स फॉर दिस, और उसके बाद 2 मिनट सेकंड क्वेश्चन के लिए, फिर हम इसके जवाब और उसके फ्रेमवर्क को समझते हैं। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। ऑलराइट, तो सबसे पहला अपना प्रश्न था कि क्या आरबीआई को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से वो बेहतर काम कर सकता है। तो ये जवाब का इंट्रोडक्शन क्या होगा, ओरिजिन आप देंगे। आरबीआई वाज सेट अप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1934, और उसके बाद उसके क्या फंक्शन है, इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी, जिसका काम है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन कंट्रोल। ऐसी थोड़ी आप शुरुआत में बात करेंगे एक पैराग्राफ में, और फिर आप जाएंगे कि क्या इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। देखिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाती है तो फिर उसमें प्रोसीजरल रिजिडिटी आ जाती है कि उसको ऐसे 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 ही काम करना है, जबकि इकोनॉमी में जो समस्या आती है ये सब डायनामिक चैलेंजेस हैं। उसमें आपको जिम वाला बॉडी नहीं चाहिए, आपको जिम्नास्टिक वाला बॉडी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आरबीआई ने ऐसे बहुत सारे लोन विंडो कोरोना में शुरू कर दिए थे जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की हो। या कभी वो सोच के जाते हैं कि अचानक से, आप जानते हैं अभी कुछ 0.50% रेपो पर उसने कम कर दिया। कुछ बार वो अपना स्टांस बताता है कि अकोमोडेटिव स्टांस है, लेकिन दूसरे ही 2 महीने बाद तुरंत रेपो रेट बढ़ा देता है। तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाओ तो होता क्या है, पूरे साल का आपको एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट में करो, फिर उसमें सब उसकी पार्लियामेंट्री कमिटी और ये वो लोग उस पर बहुत सारा प्रश्न पूछना शुरू करें। आपको स्टैट्यूटरी बॉडी के ऊपर भी पूछना शुरू करेंगे, पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है तो वो सारी चीजें आपकी और सख्त हो जाती। तो इसलिए आरबीआई को ये स्टेटस की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप ये सोचते हैं कि जो स्कैम हो रहे हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाएंगे तो सारे स्कैम बंद हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। अब जैसे पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में जो स्कैम हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ड्यूअल सुपरविजन स्ट्रक्चर था कोऑपरेटिव बैंक में, आरबीआई भी देखती थी, स्टेट गवर्नमेंट भी देखता था। तो वो तो लीगल लूप होल था ना, तो वो तो सरकार ने फिक्स करना था। उसमें आरबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती तो अलग कोई आउटकम आने वाला था नहीं। फिर आप याद करो, आईसीआईसीआई कंपनी की बॉस थी चंदा कोचर। उसने वीडियोकॉन कंपनी को कुछ 3-4 हजार करोड़ का लोन दे दिया, जबकि उसको पता था वीडियोकॉन कंपनी ये लोन वापस नहीं कर पाएगी। लेकिन वीडियोकॉन के मालिक ने चंदा कोचर और उसके पति को कुछ रिश्वत दी थी, ऐसे आरोप है। तो आरबीआई को सपना आ जाता चंदा कोचर ऐसा करेगी। ये तो एडमिन और ह्यूमन लूप होल्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक में, आरबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता तो भी ये तो होके रहना था। फिर आप याद करो, पंजाब नेशनल बैंक, उसमें नीरव मोदी ने चूना लगाया। कैसे चूना लगाया? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करवाए और स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से उसको सीधा हांगकांग या कहीं भिजवा दिया। और वो पीएनबी के सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेटेड नहीं था, क्योंकि वो मुंबई बैंक का जो मैनेजर था वो इनके साथ मिलके कांड कर रहा था, उसने सब सेटअप होने नहीं दिया। तो टेक्नोलॉजिकल लूप होल था ना, इसमें भी आरबीआई तो क्या प्रिडिक्ट कर सकता था पहले से। और पंजाब नेशनल बैंक का जो मैनेजर था वही करप्ट था, और वो इसलिए नीरव मोदी के सब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन कर रहा था। तो ये भी आरबीआई कैसे प्रिडिक्ट कर सकता? तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इज नॉट अ पनेशिया फॉर द स्कैम्स, ये एक बात है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कैसी ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहिए? जिनका कुछ काम है डिफेंडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अपने संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। तो उसको डिफेंड करने के लिए स्वाभाविक इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होना मांगता है। फिजिकल फेडरलिज्म, यूनियन और स्टेट के बीच पैसों का आवंटन जो करना है, और उसमें फिर आपको बेसिक स्ट्रक्चर डिफेंड करने के लिए वो जरूरी है। तो फाइनेंस कमीशन है, जीएसटी काउंसिल है, तो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होना जरूरी है। एग्जीक्यूटिव की मतलब प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही है, और वो कैसे जवाबदेही सुनिश्चित होती है खासकर पैसों के मामले में, उसके वास्ते ऑडिट होना चाहिए। तो सीएजी का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होना जरूरी है।
मैं इसको थोड़ा और आगे ले जाऊं कि अगर डेमोक्रेसी है तो उसमें सरकारी नौकरी में सबको फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बराबर मौका मिलना चाहिए। इसलिए सरकारी भर्ती की जो संस्था है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होनी चाहिए। तो यूपीएससी या स्टेट सर्विस कमीशन उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होना बनता है। अब आप थोड़ा ये राह पे सोचना शुरू करो, क्या महंगाई काबू रखना अपना कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है? करेंसी एक्सचेंज रेट काबू रखना बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बैंकिंग रेगुलेशन क्या बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है? अब कुछ लोग कह सकते हैं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सबसे महंगाई बढ़ती है और गरीब आदमी और परेशान होता है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू फूड और ये सब के, वो बीरबल की खिचड़ी वाली बात है। असल में आरबीआई जो काम कर रहा है वो प्योर आप पॉलिटिकल साइंस या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के हिसाब से सोचो तो वो ऐसी चीज कर नहीं रहा है जिसके लिए उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनने का सीन बनता है। आप कहते हो भाई तो जीएसटी काउंसिल तो है ना, अपन उसका काम है वो समझो उस टाइप का है, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा फिजिकल फेडरलिज्म को इंश्योर करना, यूनियन और स्टेट के बीच पैसों का आवंटन। अनदर थिंग, ये नेट पे मतलब यूट्यूब पे सर्च करना, युगांडा का रिजर्व बैंक एक कॉमेडी मूवी है कि उनका तानाशाह आप जानते हैं ईदी अमीन, तो सीधा बैंक में घुस जाता है और कहता है कि अभी के अभी मुझे नोट छाप के दो, मुझे खर्चा करना है। और गवर्नर है वो बात नहीं मानता तो उसको सीधा गोली मरवा देता है और दूसरे आदमी को बोलता है आज से तू गवर्नर है। तो आपको क्या लगता है भारत में ऐसा हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट सीधा घुस जाए आरबीआई ऑफिस में और अपनी मनमानी कर पाए? नहीं, क्योंकि बहुत सारे कानून है, एफआरबीएम एक्ट है, आरबीआई एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट खुद बैठा है। तो ऐसी तो धांधली भारत में हो नहीं सकती। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर आरबीआई को बनाएंगे तो ये सब काम नहीं होंगे। आरबीआई के अंदर कौन गवर्नर बना है? मनमोहन सिंह, रघुराम राजन और बाकी भी सब लोग जो टैलेंटेड थे, जिनका जब जो भी एकेडमिक स्किल था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्किल था। तो क्या है, आपको ऐसा लगता है कि नेपोटिज्म में भर्ती हो गया, भाई भतीजावाद में भर्ती हो गया? नहीं। तो अभी तो स्टैट्यूटरी बॉडी है तो भी बेस्ट लोग आ ही जाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनेगी तो क्या ज्यादा टैलेंटेड लोग इधर आ जाएंगे बैठने के लिए? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि आरबीआई खुद के अंदर ही एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है। तो देन व्हाट इज द कंक्लूजन? कि आरबीआई ने जो काम किया है वो बेहतर ही किया है और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इज अनलाइकली टू इम्प्रूव इट फर्दर। उल्टा उससे परेशानी हो सकती है कि इट विल ब्रिंग प्रोसीजरल एंड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी, और जिसके चलते काम इकोनॉमी में जो जरूरत होती है फ्लेक्सिबिलिटी की वो हो नहीं पाए। हालांकि ये बात भी सही है कि बैड लोन, साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल इंक्लूजन ये सबको और दुरुस्त करना है। उसके लिए रिक्रूटमेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग की जरूरत है। सरकार ने भी कुछ लीगल रिफॉर्म करने की जरूरत है। दैट इज द नीड ऑफ द आवर रादर देन गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू आरबीआई। मित्रों, अन अकेडमी के अंदर ये जो मेंस के ऐसे मॉड्यूल के स्वरूप में जो कोर्स दिए जा रहे हैं आपको, वो बाकी इंस्टीट्यूट से अलग कैसे है? पहला, लाइव स्ट्रीमिंग होएगा। सेकंड, आपको हैंड आउट और पावर पॉइंट अलग से दिए जाते हैं ताकि रिवीजन में सुविधा रहे। और तीसरा, इसमें मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन भी इंक्लूडेड है, मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो ये जो प्राइस रेंज है 1999 2999, उसके अंदर इतना सारा आपको दूसरी किसी जगह मुझे नहीं लगता मिल सकता है। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, डिस्काउंट कोड याद रहे mrunal.org। चलिए आगे जारी रखते हैं। अब जो दूसरा प्रश्न था, सरकारी बैंकों का काम, आई गिव यू 20 सेकंड, जरा सोचिए फिर इसको देखते हैं। इसके अंदर भी आप क्या करें, इंट्रोडक्शन के अपने तीन ही तरीके, डेफिनेशन, ओरिजिन, डेटा। तो इधर आप क्या करें, ओरिजिन दे देंगे कि जब भारत को आजादी मिली तो बहुत सारे बैंक तो थे लेकिन उसकी मालिकी ट्रेडर्स, मर्चेंट, राज्य रजवाड़ों के पास थे और वो लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन, 5 ईयर प्लान अकम्पलिशमेंट में मदद नहीं कर रहे थे, इसलिए सरकार ने टेक ओवर किया। तो वो सब आप थोड़ी कहानी बताएंगे, कैसे 50s में एसबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ, 69 में बैंकिंग नेशनलाइजेशन राउंड 1, 80s में दूसरा राउंड हुआ। ये थोड़ी आप कहानी करेंगे। फिर हमने इवेल्युएट करना है उन्होंने कितना अच्छा बुरा काम किया और भविष्य में क्या सुधार की जरूरत है। तो इकोनॉमिक सर्वे के आर्ग्यूमेंट यूज करने, खुद से इसमें कुछ जाना नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, अब 50s में जितने गरीबों के खाते होंगे उसके मुकाबले तो अभी 2025 में ज्यादा ही होंगे, तो अच्छा काम किया है। ग्रीन रेवोल्यूशन, जहां पर किसानों को नई क्वालिटी के सब फर्टिलाइजर, सीड्स, हाइब्रिड सीड्स यूज करने थे, ट्रैक्टर और बाकी मशीनरी लेनी थी, तो उसमें भी बैंकों ने अपने लोन द्वारा मदद की है। ग्रीन रेवोल्यूशन में भी काफी योगदान है। पॉवर्टी रिमूवल, और उसके अंदर भी ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा जो थोड़ी बहुत मदद की है वो भी बहुत अप्रिशिएबल है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोलता है। तो पॉजिटिव काम हुआ है।
तो फिर नेगेटिव क्या है? इनकी प्रॉफिटेबिलिटी प्राइवेट बैंक जितनी नहीं है। बैड लोन की ज्यादातर समस्या इन्हीं बैंकों में, मतलब जितना एनपीए उसका 71% समझो सरकारी बैंकों में ही है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में कमी है। साइबर फ्रॉड भी सरकारी बैंक में ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका जो भी पूरा टेक्नोलॉजी इतना सर्वर जोरदार नहीं है, इम्प्रूव नहीं है। थोड़ी और भी डिपेंड करता है, ज्यादा लंबा खींचना है तो आप जानते हैं कि 80s और 90s में ये सरकारी बैंक ठीक से काम नहीं कर रहे थे, मिनिस्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट का नेक्सस था। फिर नरसिम्हम कमेटी ने कुछ और उनको रिफॉर्म करने के लिए बातें की, ये हम प्रीलिम में पढ़ चुके हैं। अभी अब सोचिए बैंकिंग सेक्टर का होना क्यों जरूरी है। एक तो सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बचत कराए, लोन में पैसा जाए। इसको थोड़ा और आप सोचने बैठो, जीडीपी में क्या महत्व है? टी फॉर कंजम्पशन इंप्रूव करना है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट इंप्रूव करना है, तो बैंकों द्वारा दे दनादन लोन पास होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर एनपीए या बैड लोन की तकलीफ होती है, तो स्वाभाविक है बैंकर अपना लॉस रिकवर करने के लिए लोन थोड़े महंगे कर देगा, तो फिर ये कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट को नुकसान करता है। सरकार को भी जो लोन में पैसा चाहिए उसमें बैंकर मदद करते, कैसे? एसएलआर कोटे की अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदे, या सीधे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी अबोव एंड बियॉन्ड एसएलआर कोटा में खरीदे, तो सरकार को लोन में भी बैंकों का महत्व है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले लोगों को भी आसानी से लोन मिल जाए तो अपना काम अच्छे से कर पाते। तो ये सारी चीजें सीआईजी एक्सएम वो अल्टीमेटली क्या है? जीडीपी। तो एक रॉबस्ट बैंकिंग सेक्टर जीडीपी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, और इसमें बैंकों ने अपने तरफ से जो जो योगदान दिया वो अप्रिशिएबल है। अब बाकी बात क्या है? सजेस्ट रोड मैप फॉर फ्यूचर ग्रोथ, भविष्य में क्या करना चाहिए। तो देखिए, कुछ काम तो हो गया है और कुछ और रिफॉर्म करने की जरूरत है। अब इसके लिए जरूर आपको पिलर 1B2 याद होना चाहिए। पहले आप जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में क्या था? चेयरमैन और एमडी एक ही आदमी था, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर था वही प्रेसिडेंट था। फिर उसने क्या किया? स्प्लिट कर दिया। अब चेयरमैन अलग होता है, एमडी अलग होता है, ताकि ज्यादा एफिशिएंटली काम हो, किसी की एक आदमी की तानाशाही डिक्टेटरशिप ना चले, ये काम हो गया। सरकारी बैंकों में कौन चेयरमैन एमडी बनेगा? पहले सरकार अपने डिस्क्रिप्शन से किसी को बिठा देती थी, अब क्या है? बैंक बोर्ड ब्यूरो, जिसका नया नाम है एफएसआईबी, तो प्रोफेशनली नोटिफिकेशन जारी होता है अखबारों में, लोग अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू लिया जाता है, बाद में नाम रेकमेंड होते हैं। तो ये कुछ पर्सोनल रिफॉर्म, पर्सोनल मतलब क्या? कार्मिक। समझे, प्राइवेट कंपनी में जो एचआर होता है, सरकार में उसको बोलते हैं पर्सोनल। तो पर्सोनल रिफॉर्म्स कुछ लिए गए हैं। और नया क्या करने की जरूरत है फ्यूचर ग्रोथ के लिए? इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया ईसॉप देने चाहिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एप्पल कंपनी में टिम कुक उसका सीईओ है, तो कंपनी के मान लो 10-20 मिलियन डॉलर के शेयर्स उसको दिए होंगे, शेयर्स दिए होंगे, लेकिन उसमें सब शर्तें होंगी कि तुम 3 साल से पहले कंपनी छोड़ के जा नहीं सकते, तुमने इतना प्रॉफिट डिलीवर करना होगा तो तुम्हारा इतना शेयर्स रिलीज होगा। तो अगर आप बहुत टैलेंटेड लोगों को सरकारी बैंक में लाना चाहते हैं तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ऑफर करने चाहिए, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने बोला। दूसरा, लेटरल एंट्री सिस्टम। अभी क्या है कि जैसे आईबीपीएस एग्जाम आपने पास किया और आप जो बैंक में गए तो ऊपर तक आप ही जाते हैं, मतलब आपको चेयरमैन एमडी तो दूसरे होंगे, लेकिन जो भी जनरल मैनेजर तक आप हैं। उसी तरह जिसने एसबीआई का एग्जाम पास किया तो जनरल मैनेजर तक वही वो है, प्रोबेशनरी ऑफिसर से लेके। तो मान लो अगर कोई स्टैंडर्ड चार्टर बैंक या कोई एनबीएफसी कंपनी के अंदर से व्यक्ति बीच में आना चाहते हैं कि मैं भी प्रतिभा रखता हूं, मुझे जनरल मैनेजर बना, वो बन नहीं सकता। अगर हम ऐसा अलाउ करें तो उसे क्या कहेंगे? लेटरल एंट्री। जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बन सकता है? जो आईएएस है, तो जिसने यूपीएससी पास किया वही उधर बैठेगा, कोई बाहर वाला ज्यादा प्रतिभावान वो बन नहीं सकता। तो लेटरल एंट्री कराने की जरूरत है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया। कैंपस रिक्रूटमेंट भी करने चाहिए सरकारी कंपनियों ने, ये भी सजेस्ट किया, वगैरह वगैरह। फिर सरकारी बैंकों में आप जानते हैं सरकार की सीधी शेयर होल्डिंग होती है, एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा जो भी। तो जो मेजोरिटी शेयर होल्डर सरकार है, इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सरकार के चहेते लोग बैठेंगे। बड़े प्रोजेक्ट लोन है वो अप्रूव करने तो सरकार का दबाव आ जाएगा कि नहीं, ये मान लो सरदार सरोवर नर्मदा डैम बनाना है तो तुम सब सरकारी बैंकों ने कम से कम इतना लोन तो प्रोजेक्ट में डालना है। ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन हो जाए कि ये मिनिस्टर है, उसका क्या चुनाव क्षेत्र है, वहां तो ब्रांच खोलनी है, भले कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से उतने कस्टमर ही ना बैठते हो वहां पर। नॉर्मली किसी भी कंपनी ने अपना प्रॉफिट
री इन्वेस्ट करना चाहिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में। सरकारी बैंक वाले ज्यादातर प्रॉफिट अपना सरकार को डिविडेंड में दे देते हैं, क्योंकि सरकार दबाव बनाएगी, बोर्ड में बैठी है इसलिए। तो इस कारण से भी जो जितना बेहतरीन उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना चाहिए, वो करते नहीं। तो सरकार की डायरेक्ट शेयर होल्डिंग एक समस्या है। तो क्या किया जाए? आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी, पीजे नायक कमेटी। उसने ये कहा कि देखो, ये सब सिंगापुर और बाकी देशों में कैसा मॉडल है कि सरकार के पास सरकारी बैंकों के शेयर हैं, तो उन्होंने एक नई कंपनी बनाई, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी, बीआईसी। और सरकार ने जो भी एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, सबके शेयर इस बीआईसी को दे दिए। और फिर अब इन बैंकों का मालिक कौन हो गया? तो जावे बीआईसी। तो इन बैंकों के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बाकी जितने डिसीजन है बड़े वाले, वो इनडायरेक्टली कौन लेगा? बीआईसी कंपनी। और ये बीआईसी के अंदर प्रोफेशनल लोगों को बिठाया जाए, मतलब पॉलिटिशियन और उनके सब मिलते जुलते लोग नहीं, जो एकदम प्रोफेशनल बैंकर हो, एमबीए वाले हों, उनको बिठाओ। ऐसा अगर इनडायरेक्ट कंट्रोल होगा तो सरकार की सीधी दखल कम होगी, और सीधी दखल कम होगी तो सरकारी बैंक ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे। तो ये इकोनॉमिक सर्वे, माफ कीजिए, पीजे नायक कमेटी का सुझाव था। बस तो छाप ही देना है कि इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द बैंक्स थ्रू बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी, बात खत्म। इसको पूरा समझाने नहीं बैठना है, वो उसको समझना होगा उतना समझ लेगा। अब कुछ लोग इधर झंडा उठाते हैं, वो झंडा ऐसा उठाते हैं कि देखो, ऐसा इनडायरेक्ट भी करिए तो भी बीआईसी कंपनी के अंदर सरकार ने अपने ही चहीते लोगों को बिठा दिया, तो फिर सरकार अपनी मनमानी करेगी। दैट इज पॉसिबल, लेकिन फिर भी समझो इनडायरेक्ट कंट्रोल के चलते थोड़ा बफर बन जाता है, क्यों बीच वाला आदमी कितनी बात सुनता है या मानता है। और हमें वो सब पंचायत में जाना नहीं, इतना तो वर्ड लिमिट भी नहीं रहता कि जहां पर आप वो सब खुलासे और उसका डिफेंस कर सको। एक दो लाइन में लिख के आगे बढ़ो भाई, रुकना नहीं है कभी। आंसर राइटिंग करने बैठे तो सोचने नहीं बैठना कि ये पॉइंट है, अब इसका मैं खुलासा करने बैठे तो उसमें पैराग्राफ चला जाएगा, बाकी मुद्दे रह जाएंगे। तो ओनरशिप और मैन पावर में कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है। मैंने आपको बताया मैन पावर में क्या है, लेटरल एंट्री करो, ईसॉप स्टॉक ऑप्शन दे दो, ये सब। ओनरशिप में बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी बना दो, खत्म। अब कुछ बात करें टेक्नोलॉजिकल सर्वेलेंस में इंप्रूव करने की जरूरत है। इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया कि ये जितने सरकारी बैंक है वो अपना एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बना दे, पब्लिक सेक्टर बैंक नेटवर्क। तो बाद में मान लो कोई भी विजय माल्या, कोई भी आदमी लोन के लिए अप्लाई करे, तो फर्स्ट स्टेज में वो लोन इधर जाएगा, एप्लीकेशन, उसका आधार कार्ड, पान कार्ड, जीएसटी डेटा, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की मदद से एनालाइज होगा किसका लोन पास करना है कि नहीं। ऐसी एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बने। फिर मान लो माल्या ने स्टेट बैंक में अपना ऑफिस गिरवी रखा, तो उसका जियो टैगिंग ऑफ द मॉर्गेज एसेट, कि ये जो भी लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड या जीपीएस लोकेशन पे माल्या का एक दफ्तर है, वो गिरवे रखा है, ताकि दोबारा अगर वो बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन के लिए अप्लाई करे तो यही वाले प्रॉपर्टी पेपर्स फिर से दिखा के अप्रूवल ना ले। तो ये भी सेंट्रल काम एक सरकारी मतलब ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक नेटवर्क करे, जियो टैगिंग ऑफ द मॉर्गेज एसेट्स। और यही सिर्फ कोर्ट, मान लो माल्या के खिलाफ पुराने कुछ कोर्ट केस चल रहे हैं, तो उन सभी का डिजिटाइजेशन हो जाए, ई कोर्ट सिस्टम है, और उसके साथ लिंक करके देख ले इसका कितना केस चल रहा है। पुराना उसका टैक्स रिकॉर्ड सब कोऑर्डिनेट किया जाए, कितना इनकम टैक्स, जीएसटी भरता है, उससे पता चले कि इसको लोन देना चाहिए कि नहीं। इवन सोशल मीडिया सर्वेलेंस, कि इधर माल्या बोले मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मॉरिशस में वो जो भी अय्याशी कर रहा है उसकी फोटो वो अपने इंस्टाग्राम पे डाल रहा हो, तो उसका सर्वेलेंस भी चेक करना चाहिए। ये मैं नहीं बोला, इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है। ये सब किया जाए और फिर आप एनपीए से लड़ सकते हैं। ये सब इकोनॉमिक सर्वे के सुझाव है। तो टेक्नोलॉजी सर्वेलेंस बढ़ाने की जरूरत है। तीसरा रिफॉर्म हो सकता है मर्जर, प्राइवेटाइजेशन, कंसोलिडेशन, जो ऑलरेडी हम प्रीलिम में पढ़ चुके हैं। देखिए, मर्जर क्या था कि जैसे विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया। प्राइवेटाइजेशन क्या था, एक सरकारी बैंक था यूटीआई, उसको बेच दिया, अभी उसका नाम क्या है, एक्सिस बैंक। ऐसा आईडीबीआई को भी प्राइवेटाइजेशन किया गया। तो पहले करीब 20 से ज्यादा सरकारी बैंक थे, अभी थोड़े कम हुए, 12-13 बचे हैं। सरकार का टारगेट है, इकोनॉमिक सर्वे का सजेशन है, इसको और कम कर दो, 4 या 5 ही सरकारी बैंक होने चाहिए। ऐसा कंसोलिडेशन करने से क्या, वो बैंक का कद बढ़ जाता है। तो फिर ऐसे बड़े बैंक जब अपने शेयर्स इशू करें तो बासेल कैपिटल मोबिलाइज करना आसान हो जाता है।
इंटरनेशनल लेवल का सब काम हो सकता है। और ये जो कमजोर सरकारी बैंक है उसका मर्जर करो तो उसका एटीएम, सर्वर, स्टाफ का जितना खर्चा है वो आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप याद करो, एचडीएफसी पहले दो चीज थी। एचडीएफसी बैंक अलग था और एचडीएफसी एनबीएफसी जो होम लोन का काम देखता था वो अलग था। फिर दोनों को मर्ज कर दिया तो अब अकेला एचडीएफसी बैंक है। ऐसा मर्ज किया तो जितना पैसा और मैन पावर इनका कंबाइन हो गया, इट हैज बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट बैंक या फोर्थ मोस्ट वैल्यूएबल बैंक इन द वर्ल्ड। अब इससे क्या फायदा है? अगर एचडीएफसी पूरी दुनिया का फोर्थ बिगेस्ट या वैल्यूएबल बैंक है, इससे फायदा क्या? अब पूरी दुनिया में लोग जान जाएंगे कि भी एचडीएफसी नाम की भी कोई बैंक होती है। तो अगर वो विदेशों में ब्रांच खोलेगा, सिंगापुर, मलेशिया, कहीं पर, लोग उसको ट्रस्ट करेंगे। जैसे इधर मान लो ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ऐसी कोई बैंक है एचएसबीसी बैंक, तो हम थोड़ा बहुत तो यकीन करते हैं भाई इंटरनेशनल ब्रांड है, इसमें कुछ तो आप बिजनेस कर सकते हैं। तो पब्लिक उधर की मलेशिया, सिंगापुर की ट्रस्ट करे और उसका पैसा डिपॉजिट में दे, हो सकता है उससे कुछ पैसा भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में इधर आ सके। दूसरा, ऐसी फेमस बड़ी बैंक हो जाए तो उसको जब पैसा बासेल नॉर्म्स के लिए मोबिलाइज करना है, उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से वो पैसा मोबिलाइज कर सकता है, एडीआर, जीडीआर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, और देश दुनिया के लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और यही फायदा सरकारी बैंकों को मिल सकता है। अभी जो 12-15 है उसकी जगह से 3-4 ही बचे, तो फिर उस साइज में इतने बड़े हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, तो काम होता है। तो कुल मिलाकर ओनरशिप, मैन पावर के रिफॉर्म, टेक्नोलॉजिकल सर्वेलेंस, मर्जर, प्राइवेटाइजेशन, कंसोलिडेशन, ये सब करना चाहिए। दिस शुड बी द फ्यूचर ग्रोथ या रोड मैप फॉर द सरकारी बैंक्स। देखिए, सरकारी बैंक मैं बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोलना है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, मीन्स में जब लिख रहे हैं तो यूज प्रॉपर वर्ड्स, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक्स। लास्टली कंक्लूजन, कंक्लूजन का वही फॉर्मेट। देखो, कुछ तो अच्छा काम किया है, कुछ जगह पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है और उसके लिए कुछ कदम उठाने, दैट इज द कंक्लूजन। So public sector banks since the nationalization, they have done remarkable job in financial inclusion, green revolution, and poverty removal. However, there is scope of improvement for profitability, bad loans, and cyber frauds. So need of the hour is to take some reforms in the ownership and manpower, technological surveillance, merger, privatization, and consolidation for improving the organizational efficiency. ये मैं चैट जीपीटी को पूछने नहीं बैठा, इतना अपने पास वोकेबुलरी होना चाहिए कि इधर उधर से असेंबल करके आप कुछ भी लिख सको। और ये वोकेबुलरी कब डेवलप हो सकती है? सिर्फ आप पीडीएफ फाइल पढ़ेंगे तो नहीं, रोज अखबार और उसके कॉलम पढ़ने की आदत रखो। देन यू विल हैव सो मेनी वर्ड्स। हाँ, इधर उधर कुछ भी बोल के आप बना सकते हैं और सामने वाले को लगे हाँ कुछ तो ये काम की बात बोल के क्या है। अब ये जो था सजेस्ट रोड मैप फॉर देयर फ्यूचर ग्रोथ, इसको जवाब में लिखने का एक और तरीका हो सकता है। इकोनॉमिक सर्वे ने ओवर द इयर्स कुछ 4-5 जुमले दे दिए थे। वो जुमले ऐसे थे, लेट मी जूम इन। एक बार इकोनॉमिक सर्वे का 4R करो। तो R फॉर रिकॉग्निशन, कि बैड लोन का सब रिकॉग्निशन किया जाए, मतलब आप जानते हैं उसके भी प्रकार होते हैं, SMA 0, SMA 1, 2 वगैरह, वो सबसे एक्सेल शीट का रोबस्ट मॉनिटरिंग किया जाए, रिकॉग्निशन ऑफ द बैड लोन्स। फिर R2 रेजोल्यूशन, तो उसके लिए अलग अलग जो भी ये IBC कोड, सरफाइसी, ये सब किया जाए। R3 रिकैपिटलाइजेशन, तो बासेल नॉर्म्स के लिए रिकैपिटलाइज करना जरूरी है। R4 बाकी रिफॉर्म, जो मैंने आपको बताया, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब, मर्जर, कंसोलिडेशन, बैंक बोर्ड, ब्यूरो, एज फ्रेमवर्क, ये सब करो जो हमने प्रीलिम्स में देखा था। फिर एक बार उसने कहा 4D करो। अब ये भी सब जुमले ही हैं असल में। D फॉर डिसिंटर, डिसिंटर का मतलब खोद के निकालना। आप जानते हैं प्राचीन समय में इजिप्ट में राजाओं को सब उसको कपड़े में लपेट के बहुत सारे गहने आभूषणों के साथ ममीफिकेशन करके दफना देते थे टूम के अंदर, पिरामिड के अंदर, और फिर कुछ ग्रेव रॉबर्स उसको आके खोद के सारे गहने चुरा के ले जाते थे, तो उसको कहा जाता है डिसिंटर। तो इकोनॉमिक सर्वे का कि जो सरफाइसी एक्ट है, इसकी मदद से मतलब खोद खोद के विजय माल्या का एक एक कौड़ी इधर उधर से निकाल के पैसा रिकवर करो। तो दैट इज D1। सेकंड D2, डिफरेंशिएट अमॉन्ग द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। जो सरकारी बैंक अच्छा काम कर रहे हैं तो सरकार ने उसको ज्यादा मदद करनी चाहिए, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, बासेल के लिए कैपिटल देना चाहिए। और जो ऐसे सरकारी बैंक है जो 24 घंटे उसका लंच ब्रेक ही चलते रहता है, तो उसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। सो डिफरेंशिएट, सबको एक चाबुक से मत हाँको। जो घोड़ा तेज है तो उसको इतना चाबुक मारने की जरूरत नहीं है।
थर्ड D3 डाइवर्सिफाई, नए नए जात के बैंक अलाउ करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रीजनल रूरल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, ऐसे भविष्य में और भी नए प्रकार के बैंकों को अलाउ करना चाहिए। एंड लास्टली D4 डी रेगुलेट, सरकारी बैंकों पर से नियंत्रण थोड़ा कम करना चाहिए। फिर आरबीआई ने भी थोड़ा डी रेगुलेट करके SLR को कम करना चाहिए ताकि बैंकों के पास लोनेबल फंड्स बढ़ जाए। ये सब काम करने की जरूरत है। बस तो ऐसा 4R और 4D फ्रेमवर्क करने की जरूरत है। इसके बाद एक मुद्दा जो अभी चर्चा में नहीं है, कुछ साल पहले था और भविष्य में वापस आ भी सकता है। टाटा अगर चाहे तो बैंक नहीं खोल सकते। आप कहिए तुम क्या बात करो, डेमोक्रेसी है, यूनिवर्सल बैंक का सब ऑन टैप लाइसेंस सिस्टम है, मुंह उठा के कभी अप्लाई कर सकते हैं। यू आर राइट, लेकिन आरबीआई ने कुछ टेक्निकल रूल्स बनाए हैं। तो अदानी, अंबानी, टाटा ऐसे जो बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं वो असल में अपना यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक नहीं खोल सकते। आप कहे नहीं वो रिलायंस का तो जियो बैंक है, पर वो पेमेंट बैंक है, किसी को लोन नहीं दे सकता। जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक होता है SBI और एक्सिस जैसा, ऐसा ये लोग नहीं खोल सकते। अदानी, अंबानी, टाटा, ऐसा क्यों? इन शब्दों में फर्क समझो। कैपिटल मतलब आपके पास पूंजी है जिससे आप अपना ये बिजनेस शुरू करेंगे, एक्सपांड करेंगे। एसेट्स मतलब आपके पास कितनी संपत्ति, इतना जमीन है, इतना फैक्ट्री, मशीन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स है। तीसरा होता है टर्नओवर, मतलब आप साल में कितना कमाते हो। अभी जो ये टाटा ग्रुप है, आप जानते हैं टाटा ग्रुप में तो भाई कितनी सारी कंपनियां हैं, TCS, टाटा मोटर, टाटा केमिकल, टाटा स्टील, ये सब लोग। अब वो कहे हम एक नया बैंक खोलना चाहते हैं, टाटा बैंक। आरबीआई के रूल्स आप जानते हैं, मान लो कि आरबीआई ये कह दे 500 करोड़ कैपिटल है तब टाटा बैंक के लिए अप्लाई करो, तो टाटा सन्स के लिए 500 करोड़ एक तरफ रख के नया बैंक खुलवाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आरबीआई नहीं चाहता कि टाटा का बैंक खुले, इसलिए आरबीआई ने एक नया रूल बना दिया है कि देखो तुम्हारा जो पूरा ग्रुप है टाटा सन्स, उसकी जो एसेट्स हैं, एसेट्स मतलब आपके जितना जमीन है, फैक्ट्री, मशीनरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सब कुछ, ये अगर 5,000 करोड़ से ज्यादा होगा तो आप एक लार्ज इंडस्ट्रियल ग्रुप है, इसलिए हम आपको बैंक खोलने नहीं देंगे। तो लार्ज इंडस्ट्रियल ग्रुप्स आर नॉट अलाउड टू ओपन बैंक्स इन इंडिया। समझो वो कैपिटल तो लेके आए, जो भी 200-500 करोड़ चाहिए वो तो होगा ही, लेकिन आरबीआई मना कर देता है कि 5,000 करोड़ से ज्यादा तुम्हारी एसेट है तो तुम बैंक नहीं खोल सकते। नॉर्मल वाला बैंक, पेमेंट बैंक और ये सब कर सकते हो, नॉर्मल बैंक नहीं खोल सकते। तो इट इज रिवर्स ऑफ, या इट इज जस्ट लाइक इंडियन आइडल, तुम बहुत अमीर हो इसलिए तुमको हम इंडियन आइडल नहीं बनाएंगे। दैट इज द फिलोसॉफी। अब आप सोचिए, क्या हमको टाटा, अदानी ऐसे लार्ज इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को बैंक खोलने देना चाहिए कि नहीं? आई गिव यू 40 सेकंड्स। अगर आरबीआई जो रूल्स रिलैक्स कर देगा तो क्या होगा? कार्वी, IL&FS, DHFL, ये सब जो अभी NBFC हैं, ये भी मुंह उठा के चले आ जाएंगे कि हमको भी बैंक बनने दो। अभी ये लोग बैंक नहीं खोल सकते क्योंकि समझो इन्होंने जिन जिन को लोन दिया है तो NBFC के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एसेट है और ये एसेट 5,000 करोड़ से ज्यादा है। अब आरबीआई अगर ये सीलिंग हटा देगा तो फिर तो ये तुरंत आके बैंक खोल देंगे, और इन्होंने पहले ही कांड किए हैं तो दोबारा भी कांड कर सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट इन फेवर कि हम बड़े बड़े ऐसे समूहों को अलाउ करें तो क्या होगा? कंपटीशन बढ़े, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बढ़े, ये सब हो सकता है। लेकिन नेगेटिव आर्ग्यूमेंट बहुत सारे हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक नीरव मोदी स्कैम हो गया, नए बैंक आएंगे तो ऐसे और स्कैम होने का डर लगता है। DHFL, IL&FS ये सब भी कांड कर चुके हैं। फिर ये इंडस्ट्रियल ग्रुप के अगर बैंक खुलेंगे तो उसका जो भी बोर्ड चेयरमैन, MD, ये सब नेपोटिज्म में बहुत सारे लोग बैठेंगे, तो वो इम्पार्शियली काम करे ये सोचना मुश्किल है। वो अपने ही ग्रुप को बहुत सारे लोन दे देंगे, ऐसा डर लगता है। नया बैंक खुलता है तो उस पर प्रेशर होता है जल्दी जल्दी ग्रोथ दिखाओ, तो मिस सेलिंग किया जाए। क्रेडिट कार्ड में आपको बोला जाए ये नहीं ऐसा है, लेकिन असल में उल्टा ही चढ़े और आपका बहुत बिल आ जाए, ये सब मिस सेलिंग हो सकता है। टाटा ग्रुप के अंदर कल हम मिलेंगे तो शेयर मार्केट के साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ेंगे। टाटा ग्रुप के अंदर रतन टाटा और उनका जो भी वो दूर का रिश्तेदार था साइरस मिस्त्री, उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो बोर्ड में काफी सब उथल पुथल रही थी। अदानी के अंदर भी उसका ये वो कांड चल रहा है बोल के हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया, शॉर्ट सेलिंग में काफी उसका शेयर गिर गया। तो ये सब क्या दिखाता है कि वहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतना रोबस्ट नहीं है। तो ऐसे लोगों को अगर हम बैंक खोलने देते हैं तो हम आम डिपोजिटर का पैसा जोखिम में डाल रहे हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग का डर रहता है कि खुद का ही जो 2 नंबर का पैसा ब्लैक का व्हाइट करने की कोशिश हो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, वो मेरे ख्याल से अपने डीपीएसपी या कहीं पर है, वी हैव टू प्रिवेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। कुछ ही अमीरों के पास सारे संसाधन या सारा सब कंट्रोल नहीं आ जाना चाहिए। तो ये सब देखते हुए वी शुड नॉट अलाउ देम। मैक्सिमम पेमेंट बैंक अलाउ किया जा सकता है, जैसे जियो पेमेंट बैंक है, तो आप जानते हैं वो लोन तो दे ही नहीं सकता, तो कोई रिस्क है नहीं। दैट कुड बी वन वे टू गो अबाउट इट। इसके बाद का मुद्दा है एनपीए। थोड़ा पढ़ते हैं फिर एक ब्रेक लेते हैं। पहले तो आप एक सिंपल सा एमसीक्यू ट्राई करो। पहले मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, आप सोचिए, फिर मैं वोटिंग लाइन खोलता हूँ। हाँ तो मित्रों, क्या लगता है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। नजीर, साक्षी, संगीता, माधुरी, कोमल, उत्कर्ष, श्वेता, विनी, ध्रुव, टीकू, अनिल, पूर्णिमा, आशुतोष, डोमिनिक, विवेक, चांदनी, शेखर, आकाश, आर्यन, अमन, दीप्ति, हैप्पी, वासु, निकिता, प्रताप, संकेत, मयंक, सोनीबा, अविशा, संग्राम, ऐश्वर्या, वंशिका, वंशिका, ऐश्वर्या, संग्राम, अविशा, सोनीबा, मयंक, ऋषि, विनय, अमीन एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। मतलब मुश्किल से 50% से भी कम लोग करेक्ट कर पाए भाई। एनपीए का डेफिनेशन तो रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए ना। 60 डे नहीं, जो भी उसका ड्यू डेट है उसके ऊपर 90 डेज से ज्यादा तक वो पे नहीं किया तो वो लोन अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई किया जाता है। ये सब हम प्रीलिम में पढ़ चुके हैं। आईबीसी कोड कब बना? 2017 में थोड़ी बना भाई, 2016 में बना। इकोनॉमी में सब कुछ याद रखना जरूरी नहीं, लेकिन कुछ चीजें याद रखनी जरूरी है। इसका कारण, मान लो आप एनपीए का कुछ लिख रहे हैं, अल्टीमेटली आपको ये 2 चीज का तो घूम फिर के लिखना पड़ेगा। अब समझो 14,000 लोग परीक्षा दे रहे हैं और उसके अंदर मान लो 8,000 ऐसे हैं जो 2-3 अटेम्प्ट वाली पब्लिक है, सीरियस है, तो वो ये सब करेक्ट लिखेगी। इस कारण से भले प्रोफेसर को खुद पता ही नहीं हो कि एनपीए क्या है या आईबीसी कोड कब बना था, लेकिन वो इनके पेपर चेक कर करके उसका जनरल नॉलेज बढ़ जाएगा। तो जब वो आपका पेपर चेक करेगा तो क्या होगा, उसको आंख में चुभेगा, क्योंकि सबके जवाब मिलते जुलते ही होते हैं। तो शुरुआत अब एनपीए तो डेफिनेशन से ही किया होगा। अब सबने लिखा है 90, आपका है 60, तो उसको भले करेक्ट नहीं पता हो लेकिन उसको अंदाजा है कि इसका गलत लगता है मुझे, और वो जब उसे चुभेगा तो मार्क्स कट जाएंगे। तो या तो फैक्ट लिखने नहीं चाहिए, लेकिन आप फैक्ट लिखोगे नहीं तो भी तकलीफ है। 2-3 अटेम्प्ट वाली जनता सब दबा दबा कर सब लिख रही है, रट के आई है, तो देन अगेन यू आर एट डिसएडवांटेज। तो यू हैव टू मेमोराइज सर्टेन थिंग्स। जिनका ये गलत गया तो फिर उनको रट के आना चाहिए भाई। तो दिस इज वन थिंग। सेकंड, एनपीए का कुछ भी पूछिए, डेफिनेशन होगी और फिर आगे आप जाएंगे, डेटा देना है। डेटा याद ये रखना है कि एनपीए की समस्या पीक यानी चरम पे कब थी? 2018 में, कि जब ये एनपीए बढ़ के 11% ऑफ द लोन्स हो गया। जितना लोन में पैसा दिया उसका 11% एनपीए हो गया था। हालांकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बाय आरबीआई एंड भारत सरकार, उनके सब कार्यों के चलते अब ये कम होके कितना हो गया, तब एग्जैक्ट याद नहीं रखना भाई, लेस देन 3% हो गया। कितना हो गया? लेस देन 3%। 2024 तक 2.8 है, फिर थोड़ा 2024 सितंबर तक उसने दिया है। इसका कारण क्यों, आप समझो, इकोनॉमिक सर्वे 2025 में है, वो आएगा जनवरी 2025 में, तो लेटेस्ट डेटा उसके पास इतना ही होगा। बट वी आर सेफ टू से इट हैज बिकम लेस देन 3%, अब कंट्रोल में आ गया है। अभी मैंने आपको बोला था कि आपको रोज क्या करना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ो और उसके अंदर से कुछ ना कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन में लिखते रहो। तो हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के अंदर आपको 2 जवाब पूरे पूरे नहीं लिखने, बस कीवर्ड उसके लिखने हैं कि आपके दिमाग में क्या आता है। पहला सवाल ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड का जो एनपीए है 2020 में 1100 करोड़ था, 2024 तक बढ़ के कितना, लगभग 7 गुना, 7,000 करोड़ हो गया। तो क्रेडिट कार्ड का एनपीए अचानक से कैसे बढ़ गया? उसके आप 3 इकोनॉमिक कारण सोचो और 3 एथिकल कारण सोचो। पूरे नहीं लिखने, सब कीवर्ड लिखना जब ब्रेक हम शुरू करें। दिस 3 रीजन, इस कारण से, इकोनॉमिक कारण के चलते एनपीए बढ़ा होगा, तो ये 3 एथिकल रीजन के चलते बढ़ा होगा। ये एक काम हुआ। यूपीएससी सीधा ना पूछे, लेकिन ये बहुत और जगह पर आप यूज कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। फिर ब्रेक में थोड़ा मैं स्लाइड चेंज करूंगा, तो आपको दूसरा एक प्रश्न सोचना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है
उसका फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन मतलब ये बैंक शेयर मार्केट में क्या उपयोग है, व्हाट आर द रिस्क एंड एप्लीकेशन। तो इसका आप क्या करेंगे, पहले एआई को डिफाइन करोगे, 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव कीवर्ड्स या मुद्दे आपको लिखने हैं, जितना आप लिख सको, लास्टली कंक्लूजन लिखना है। तो यू हैव 5 मिनट ब्रेक, 5 मिनट ब्रेक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इस पर आपको 2.5 मिनट है, जो याद आए, 3 एथिकल 3 इकोनॉमिक कारण, फिर मैं स्लाइड बदलूंगा, पेन पेपर से लिखे। ब्रेक स्टार्ट्स नाउ। ओके डन। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, ये जो एआई का बैंक और शेयर बाजार में क्या उपयोग, ये क्या तुम आसान चीजें कर रहे हो, ये सब इकोनॉमिक सर्वे 2025 ने दिया है। इकोनॉमिक सर्वे में कोई चीज आए तो फिर उसको थोड़ा तैयार करके जाना चाहिए। कुछ बार वो सीधे प्रश्न उठा के पूछ लेते हैं मेंस एग्जाम में। तो एआई का कुछ भी पूछे, स्वाभाविक है जवाब में क्या होना चाहिए, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मनुष्यों में होती है, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। तो जो मशीन है या कंप्यूटर है वो भी इंसानों की तरह सोच सके, निर्णय ले सके, ऐसा कुछ चीज है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स मेकिंग कंप्यूटर्स और मशीन थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। फॉर एग्जाम्पल, वो भाषा को समझ सके, प्रश्नों के जवाब उस प्रकार से दे, रिकॉग्नाइजिंग द पिक्चर्स, मेकिंग डिसीजंस वगैरह वगैरह। ऐसा जो भी आसानी से याद रहे, आपने खुद से एक डेफिनेशन रट के जाना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब कंप्यूटर या मशीन मनुष्यों की तरह सोचे, कार्य करे के लिए सक्षम बने, भाषा समझना, चित्र पहचानना, निर्णय लेना। फिर ओरिजिन। अब क्योंकि बैंकिंग और शेयर मार्केट के उपलक्ष्य में पूछा है, तो हमें भले एआई ना पता, हमें बाकी इधर उधर की कहानी ओरिजिन में आप बोल सकते हैं कि देखिए, बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग तो काफी समय से हो रहा है कि 60s में एटीएम आए थे, 70s में ये क्रेडिट कार्ड टाइप का चालू हो गया, 2000 के जमाने में इंटरनेट बैंकिंग चालू हो गया, 2010 के आसपास से मोबाइल बैंकिंग और आगे बढ़ता है, और इसमें एआई। अब एआई भी बहुत सालों से ही था, लेकिन इसका ज्यादा नाम हमने कब से लेना शुरू किया, 2022 में जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ। डिपेंड कर, निबंध लिखना है तो आप थोड़ा लंबा खींच के ये सब बता सकते हैं। अब जो पॉजिटिव बातें हैं, तो एक तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और उसमें भी एआई की मदद से आप सब डिसीजन मेकिंग उसमें एम्बेड करो तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। क्रेडिट स्कोर, इधर उधर 5-25 जगह से वो आदमी कितना इनकम टैक्स भरता है, उसकी कितनी एसेट है, अमेजोन पे कितना शॉपिंग किया, उसके व्हीकल नंबर क्या है, सब एग्रीगेट करके वो खुद से डिसीजन कर सकता है कि इसका सिविल स्कोर क्या होना चाहिए, इसका लोन पास करना चाहिए कि नहीं। फिर इकोनॉमिक सर्वे ने कहा बासेल मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग में भी मदद कर सकता है। बासेल नॉर्म क्या थे, वो पिलर 1B प्रीलिम का याद करो। तो उस हिसाब से बैंकों ने जितना कैपिटल एक तरफ रखना है वो भी ऊपर नीचे होता रहेगा, बिकॉज एनपीए जितना बढ़ेगा तो आपकी कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो को कंट्रोल करने के लिए वो आपको प्लस माइनस सब जोड़ना पड़ेगा। तो अगर एआई के हवाले छोड़ दिया, वो तुरंत आपको कैलकुलेशन करके बता सकता है। इंसान को बोला हो तो उसको टाइम लगेगा ये राउंड द क्लॉक मॉनिटर करने में। सिमिलरली लिक्विडिटी मैनेजमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन, प्रिवेंशन, और जितने कस्टमर के लिए जवाब देना, इंक्वायरी करनी है, चैटबॉट की सुविधा, ये सब में एआई का उपयोग हो सकता है, बैंकों में, म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस, पेंशन, सभी कंपनियों में। तो 3 लिखने थे, 5 तो हो गए। अभी नेगेटिव। नेगेटिव में लिखने में तो सब लिख सकते हैं, लेकिन आपका जवाब दूसरों से अलग कैसे बने, उसके वास्ते यू हैव टू रिमेंबर सम कीवर्ड्स जो इकोनॉमिक सर्वे ने दिए। इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा कि एआई को जब आप बैंकिंग फाइनेंस में यूज करते हैं तो उसकी डिसीजन मेकिंग सारी ब्लैक बॉक्स रहती है। ब्लैक बॉक्स मतलब उसके अंदर क्या छुपा है, उसने ये डिसीजन क्यों लिया, वो सब ओपेक रहता है, आप देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति लोन के लिए अप्लाई करता है, और यहाँ पर मैनेजर नहीं है, यहाँ पर एआई को बिठाया है, और वो उसको रिजेक्ट कर देता है। ये जो रिजेक्ट किया वो क्यों किया, उसके पीछे उसकी डिसीजन मेकिंग के क्या लेयर थे वो हम जान नहीं सकते। ऐसा भी हो सकता है कि एआई ने रेशियल प्रोफाइलिंग किया होगा, ये जितने भी अफ्रीकन अमेरिकन और मैक्सिकन होते हैं उसमें इतने % लोग तो लोन वापस नहीं करते, तो क्योंकि ये बहन भी अफ्रीकन अमेरिकन है तो इसका लोन अप्रूव नहीं करना। या अगर मैं अप्रूव करूंगा लेकिन उसका सिविल स्कोर में ऐसा डाउन रखूंगा कि इसको 8% पे नहीं 16% पे लोन मिले, और उसने ये कैसे डिसीजन लिया ये सब आप ट्रेस नहीं कर सकते, ऑडिट नहीं कर सकते। मतलब करने को कर तो सकते, पर आम जनता समझ सके या पार्लियामेंट या मीडिया समझ सके ऐसा नहीं होगा वो। तो देयर इज ब्लैक बॉक्स डिसीजन मेकिंग अप्रोच ऑफ एआई एंड इट इज वेरी डेंजरस। ये एक बात हुई।
मतलब समझो आम जनता कैसा लिखे, एआई कैन मेक बायस्ड डिसीजन बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा, यू आर राइट। पर वो रिफाइंड जवाब कब है, जब आप थोड़े अच्छे कीवर्ड यूज करते हैं, और वो भी नेट पे सर्च नहीं करें, इकोनॉमिक सर्वे दिया उतना ही रट के जाना है। तो ब्लैक बॉक्स या ओपेक डिसीजन मेकिंग। दूसरी समस्या है रोग ट्रेडिंग। रोग नेशन आप समझते हैं पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ये रोग नेशन है। कोई इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन मानते नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं, 2 नंबर के काम, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंस करते हैं। तो शेयर मार्केट में भी आप जानते हैं क्या हो सकता है, एआई ट्रेडिंग, कि ये शेयर ऊपर गया नीचे गया, उसी सबसे बाय करो सेल करो, उसकी सारी आप एआई को सिखा दो और वो खुद से डिसीजन ले, एआई ट्रेडिंग। अब एआई ट्रेडिंग करे तब तक बराबर है, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू रोग ट्रेडिंग, कि जहां पर वो शेयर मार्केट मैनिपुलेट करके मैक्सिमम प्रॉफिट में कैसे निकालू, ऐसा वो खुद से ही उसकी चेतना जाग जाए और वो कुछ कर सकता है। थर्ड, मनी लॉन्ड्रिंग आप समझते हैं, ब्लैक का पैसा व्हाइट करना। पेटीएम में कैसे हो रहा था कि मान लो कोई किसान है, उसका आधार कार्ड किसी ने ले लिया कि तुमको जॉब दिलाएंगे और जेरोक्स निकलवा दिया, और फिर उससे पेटीएम में खाता खोल दिया। अब जिसके पास 2 नंबर का पैसा है वो बैंक में रखेगा, उस किसान के नाम पे, किसान बेचारे को पता नहीं, बेनामी सब हो गया। अब आरबीआई आजकल सब टाइट के केवाईसी में, नो योर कस्टमर की, नहीं तुम्हारा सब फोटो वीडियो ये सब करेंगे, लेकिन उसमें भी एआई की मदद से आप सब आइडेंटिटी उसका क्लोन बना दो, वॉइस का क्लोन बना दो, चेहरे का क्लोन बना दो, बहुत कुछ हो सकता है, और उसकी मदद से फर्जी अकाउंट खोले जाए और मनी लॉन्ड्रिंग हो सके, ये एक जोखिम है। तीसरा या चौथा, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी। एआई के लिए आपको चाहिए सर्वर, डेटा सेंटर, उसका स्पेशल जात का माइक्रो प्रोसेसर चिप। अब मान लो बहुत फेमस कंपनी कौन सी है, एनवीडिया, उसके चिप्स है, मान लो वो सारे ताइवान से बन के आते हैं, और हमें और बहुत सारे ऐसे चिप्स खरीदने होंगे, लेकिन चाइना बीच में ब्लॉक कर दे, उसकी शिपिंग को रोक दे, या ताइवान पे इतना प्रेशर डाले भारत वालों को कुछ नहीं बेचना है, तो हमारी ये जो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी है, विदेशों से कुछ सेमीकंडक्टर, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स या उसका रॉ मटेरियल लाना है, इसके चलते भी वी विल बी लिमिटेड इन ऑल दिस एक्सपांशन। तो ये सब हमारे लिए चैलेंजेस हैं, और भी हैं, वो सब आपके हैंडआउट में दिए। नाउ लास्टली कंक्लूजन, कि एआई का बैंकिंग फाइनेंस में ये फायदा नुकसान हमने देखा। अब कंक्लूजन क्या होगा, सोचिए। थस द नीड ऑफ द आवर इज टू डू ब्लैंक द बेनिफिट्स ऑफ एआई एंड रिड्यूस इट्स ड्रॉबैक वाया ब्लैंक। वो क्या है वो आप सोचिए, ब्लैंक आई गिव यू 30 सेकंड्स। देखिए, नीड ऑफ द आवर इज टू डू व्हाट, रीप द बेनिफिट, हार्नेस द बेनिफिट, कैपिटलाइज द बेनिफिट्स ऑफ एआई। ओके, तो रीप बेनिफिट एक ही रट के जाते हैं, 3 क्यों करने, मान लो एक ही या 4 पेपर हैं, अपने 3-4 अलग अलग चीज पूछी, एक जगह आपको एआई का पूछा, दूसरी जगह आपको नैनोटेक का पूछा, तीसरी जगह आपको ब्लॉकचेन का पूछा। अब हर जवाब में आप एक वर्ड यूज करोगे, फर्स्ट नीड ऑफ द आवर इज टू रीप द बेनिफिट ऑफ एआई, फिर दूसरा प्रश्न, दस नीड ऑफ द आवर इज टू रीप द बेनिफिट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो जो इवेल्युएटर है वो बोर हो जाएगा कि ये इसको बहुत ज्यादा आता नहीं है, इसको कोचिंग से रट के भेजा है। आपने वॉकेबुलरी चेंज करते रहनी है, कि एक प्रश्न में रीप यूज किया कंक्लूजन में, दूसरे में हार्नेस, तीसरे में कैपिटलाइज, एंड रिड्यूस इट्स ड्रॉबैक्स वाया व्हाट। एक जगह लिख दो स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन चाहिए, दूसरी जगह लिख दो बाय स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट, तीसरी जगह बाय स्ट्रॉन्ग सुपरविजन। तो वॉकेबुलरी क्यों जरूरी है, वरना जब 1 से 20 सवाल चेक करने होते हैं और हर एक में एक ही रटा रटा है, वो जब कंक्लूजन लिखता है तो दिमाग घूम जाता है इवेल्युएटर का, फिर वो मार्क्स कम देता है। आई गिव यू 20 सेकंड, इसको दिमाग में उतारो। हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः समय की ये मांग है कि एआई के लाभों का दोहन किया जाए और मजबूत विनिमय और निगरानी के माध्यम से इसकी कमियों को कम किया जाए। यार उसमें भी आप हिंदी कॉलम वगैरह पढ़िए, ताकि आपकी वोकेबुलरी ऐसी हो कि इसके विकल्प में भी आप और शब्दों को यूज कर सके। नाउ कमिंग बैक, आवर सेकंड क्वेश्चन वाज कि क्रेडिट कार्ड का एनपीए बहुत बढ़ रहा है, और ये आज का नहीं, अलग अलग कई बार न्यूज़पेपर में भी आ गया, रवीश कुमार ने भी 2-3 वीडियो बना दी इस पे। तो इसके पीछे क्या इकोनॉमिक और एथिकल कारण होने चाहिए, ये सीधा नहीं पूछेंगे, कहीं और आपको यूज करना हो तो दिमाग की कसरत के लिए था। सबसे पहला कारण ये है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हम देखें, बैंकर्स अग्रेसिवली कार्ड इशू कर रहे हैं। मतलब पूरा दिन आप देखो कुछ ना कुछ व्हाट्सएप में मैसेज स्पैम आता ही रहे, योर क्रेडिट कार्ड इज प्री अप्रूव्ड, जबकि मुझे तो यही नहीं पता मैंने अप्लाई कब किया था, तुमने प्री अप्रूव कर दिया। और ये कैसे लोगों को क्रेडिट कार्ड देते हैं, जो लो इनकम वाले हैं, जो फर्स्ट टाइम बोरोवर है,
जिनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी पूरी नहीं है, उनको ये भी नहीं पता होता कि अच्छा इसमें पैसा महीने के बाद वापस करना पड़ता है। वो ऐसा समझता है ये ऐसे ही आ गया, सो दे मिस द पेमेंट्स, और पेमेंट पूरा नहीं करेगा, इसलिए क्या होगा, ब्याज पे ब्याज चढ़ेगा, फंस जाएगा। देन दे स्पेंड मनी ऑन नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग। जो फर्स्ट टाइम बोरोवर, जिसको बहुत समझ नहीं है, अब उसको क्रेडिट कार्ड मिला, फिर उसको अच्छा तुम्हारे पास ये कार्ड है तो आईफोन का तो तुम्हारा 6,000 का डिस्काउंट हो गया, लाओ स्वाइप कर देते हैं। देन ही फॉल्स इनटू ऑल द ट्रैप। फर्स्ट टाइम यूजर्स आर प्रोन टू इंपल्सिव स्पेंडिंग एंड डेट ट्रैप्स। आवेगपूर्ण खर्च करना, गैर जरूरी खर्च करना, कर्जे के जाल में फंस जाना, ये सब तकलीफ होती है। नॉर्मली क्रेडिट कार्ड कब यूज करना चाहिए? कि आपको कोई बड़ी चीज खरीदनी है और उसके पास आपके पास इमीडिएट पैसा नहीं है, जैसे लैपटॉप या फ्रिज या ऐसी कोई चीज। लेकिन आजकल कई लोग असेंशियल स्पेंडिंग, मतलब डेली उसको जो दूध खरीदना हो या सब्जी खरीदनी हो या कहीं शॉपिंग सेंटर से बॉर्नविटा खरीदना हो, उसके लिए भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही है, इसलिए असेंशियल जो ग्रोसरी वगैरह खरीदने उसमें भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हैं। अनदर प्रॉब्लम, इरेगुलर इनकम्स, खासकर गिग वर्कर्स, एमएसएमई, ये सब के रेगुलर इनकम नहीं है तो क्रेडिट कार्ड चुका नहीं पाते महीने के अंत में। आईटी इंडस्ट्री में 90,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया 2024 में, क्योंकि जो अमेरिका वगैरह से जो फंडिंग में पैसा आता था वो कम हो गया। सामने एआई के चलते एक आदमी अभी 4 लोगों का काम करिए, चैटबॉक्स या कंप्लेन रिप्लाई करने के लिए 4 लोग को क्यों रखा है? हटा दो इनको, एक ही एआई सबका जवाब कर देगा। तो 90,000 जॉब्स आर लॉस्ट। और आप जानते हैं आईटी एम्प्लॉय, सैलरीड एम्प्लॉयज, यही लोग क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हो तो रिपे नहीं कर पाएगा, एनपीए बढ़ जाएगा। नाउ लेट्स गो इनटू द एथिकल एस्पेक्ट्स। आप सोचिए, बैंकर की जिम्मेदारी नहीं है इररिस्पॉन्सिबली सबको कार्ड मत दो, प्रीडेटरी लैंडिंग कर रही है तो हंसा कि आपको व्हाट्सएप पे अनसॉलिसिटेटेड मैसेज भेजना, योर क्रेडिट कार्ड विद प्री अप्रूव्ड रेटिंग लिमिट ऑफ 5 लाख रुपीज इज गिवन। और सोचो वो ऐसा नौजवान होगा जो ऑलरेडी ये सब स्पोर्ट्स बैटिंग गैम्बलिंग ऐप में डूबो चुका है 50,000, तो उसको तुरंत ये मिले तो मेरा वो सेटल हो जाए, वो तो यही सोचेगा, डूबते को तिनके का सहारा। ये प्रेडेटरी प्रैक्टिसेस बंद होनी चाहिए। कॉर्पोरेट ग्रीड, ये आईटी सेक्टर या कोई भी जगह पर कंपनियों का प्रॉफिट 4 गुना बढ़ गया है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही है, उल्टा ले ऑफ हो रहा है, तो वो सब भी एथिकल एंगल हमें सोचना चाहिए। जनता रील देख देख के ब्रेन रॉट हो चुकी है। फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल डिसिप्लिन के वीडियो भी देख लेती खुद से, तो यूट्यूब पे सारा ज्ञान अवेलेबल है पर नहीं ले रहे हैं, तो ये उनकी भी तो खुद की वैल्यू सिस्टम है। सबसे बड़ा कारण है कंज्यूमरिज्म। मेरे पास एक मोबाइल है, 3 महीने हो गए, अभी बदलने हैं, ये जो मेंटालिटी हो रही उपभोक्तावाद, पीपल आर लिविंग बियॉन्ड देयर मीन्स, चादर के ज्यादा वो पैर लंबे कर रहे हैं, ये भी एक कारण है। 5वां, फैमिली, टीचर, रिलीजियस, कास्ट लीडर, सेलिब्रिटी, इनमें से कितने लोगों ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में बात की? है कोई ऐसा वीडियो या कभी कोई कोई कुछ बोला हो? अभी एक प्रोग्राम में मैं गया था, उधर जो स्पीकर थे उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हमेशा आपने कोशिश करनी चाहिए, मतलब वो टॉपर जो यूपीएससी टॉपर्स थे उनका फेलिसिटेशन कार्यक्रम था, वो स्पीकर ने ये कहा कि देखिए आपको सरकारी नौकरी लगी बराबर है, लेकिन हमेशा एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखिए आप, ताकि कभी भी आपको ऐसे नहीं हो किसी ठेकेदार से पैसे लेने पड़े वगैरह। और दूसरा, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब आप नौकरी में हैं तभी अपना एक मकान खरीद लिया जाए रहने के लिए, वरना आप जब एकदम करियर के एंड पार्ट में आते हैं तो आपको पता चलता है मकान बहुत महंगे हो गए, आप ले नहीं पाते, फिर आप पे प्रेशर बनता है कि अभी मैं रिश्वत या कोई प्रोजेक्ट पास कर दूं ताकि मुझे तुरंत पैसा मिल जाए। तो आपको पहले से ये सारा डिसिप्लिन से काम करना है, ऐसा उन्होंने सही सलाह दी। पर ऐसा कितने लोगों को आपने सुना? टॉपर का फेलिसिटेशन प्रोग्राम में ज्यादा तो मोटिवेशन और सब शेरो शायरी होती है, तो ये सबकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? क्या हर चीज के लिए आरबीआई और सरकार की जिम्मेदारी है? जो सड़ रहा है तो समाज खुद भी तो जिम्मेदार है वगैरह। एथिक्स में आप जानते हो वो अलग दिशा में जाना पड़े और उसमें आप और भी सोचना, तो मेंटल एक्सरसाइज करते रहिए। नाउ कमिंग बैक टू दिस बैड लोन वाला जो अपना टॉपिक था, अब याद करो ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम क्या था, वो हम प्रीलिम में पढ़ चुके हैं कि ये सब सबप्राइम क्राइसिस से पहले बैंकों ने बहुत सारे लोन पास कर दिए, मान लीजिए हिमालय का कि किंगफिशर एयरलाइन बहुत ग्रो करेगी, लेकिन सबप्राइम क्राइसिस के बाद उसको इतने पैसेंजर नहीं मिले और सब ठप हो गया, और उसके चलते सरकारी बैंकों की भी बैलेंस शीट वीक हो गई। तो ये सब तो हम ऑलरेडी प्रीलिम वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये मुझे इतना काम का जीएस में तो नहीं लगता,
क्योंकि बहुत पुराना मुद्दा है। लेकिन आपको लंबा चौड़ा निबंध लिखना हो तो फिर कहानी में जाना पड़ेगा कि अच्छा वो सब प्राइम क्राइसिस आया था, फिर ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम आया था, वगैरह वगैरह। इसके बाद मुद्दा आजकल क्या है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। तो इसके बारे में एक सिंपल क्वेश्चन आप सोचिए, मतलब बेसिकली इसके फायदे नुकसान क्या है ऐसा पूछ रहा है। 40 सेकंड्स, थिंक अबाउट दिस। देखिए आईबीसी कोड पहले तो पता होना, प्रीलिम में हम पढ़ चुके हैं कि 1 करोड़ या उसके ऊपर का बिजनेस लोन लिया है, पार्टी चुका नहीं रही है, तो जो भी एक्सिस और बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह वो एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाएंगे और फिर एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रखा जाएगा। वो इन सबके बीच समझौता कराएगा, लोन इंटरेस्ट कम कर दो, लोन का टेन्योर बढ़ा दो, नया बिजनेस पार्टनर ढूंढ के लाओ। ये सबको बोलते हैं रेजोल्यूशन प्लान। अगर ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर अप्रूव करता है तो उसे लागू करेंगे, वरना इसकी नीलामी हो जाएगी। तो शुरू में आप ये सब प्रोसीजर बताएंगे, फिर कि इससे कुछ पेन तो कम हुआ है, कुछ तो फायदा हुआ है। वैसे कि सरफाइसी कोड में सीधा नीलामी हो जाता था, लेकिन वहां पर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी के अंदर जजों की सारी कमी के चलते 4 साल तक केस चलता है। जबकि आईबीसी कोड में सब ऐसा लिखा है कि 340 दिन 330 दिन के भीतर आप निपटान कर दो। अगर उतने में रेजोल्यूशन प्लान तैयार नहीं होगा तो अपने आप उस कंपनी की नीलामी करनी पड़े। ऐसा सब टाइम बाउंड मैकेनिज्म है, तो रेजोल्यूशन टाइम कम हो गया है, ऐसी बात है। हालांकि क्रिटिक्स का ये कहना है कि इन रियलिटी 600 से ज्यादा दिन तो लग ही जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे उस पर चुप है। बट फिर भी आप समझो 4 साल के मुकाबले 600 दिन तो कम ही समय है, तो इसलिए अच्छा है। दूसरा, सरफाइसी कोड में क्योंकि 4 साल तक केस चलेगा, अब माल्या का प्लेन आपने जब्त किया तो 4 साल उस पर क्या चल जाएगा, रस्ट, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, जंग लग जाएगा। तो जब बेचने भी जाओगे तो मान लो कि 50 करोड़ का प्लेन है, 5 करोड़ मुश्किल से आए, मतलब पीनट्स इन रिकवरी, मूंगफली जितना भाव मिलेगा। जबकि यहाँ पर बहुत जल्दी नीलामी हो जाए, रेजोल्यूशन हो जाए, तो पैसों की रिकवरी अच्छे से हो सकती है, एसेट वैल्यू डिटेरियोरेट नहीं होती, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने बोला। मैंने आपको बताया टाइम बाउंड रेजोल्यूशन है कि जो भी 300 दिन के अंदर तो निपटान हो जाएगा। सरफाइसी एक्ट में क्या था, 4 साल तक केस चलता था। तो कंपनी के मालिकों का एटीट्यूड ये लड़की जैसा है कि कुछ मेरा उखाड़ ही नहीं सकते, मैं नहीं चुकाऊंगा, जाओ जो करना है करो। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है कि आपको 300 से 600 दिन में कंपनी का कंट्रोल आपका चला जाए, ऐसा डर है। अब देखिए तमीज आ गई, आई मे लूज कंट्रोल ऑफ माई कंपनी सो आई विल सेटल विद द लैंडर्स। तो बहुत सारे केस का जल्दी जल्दी निपटान, या ठीक है मैं इतना पैसा चुका देता हूँ, रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करवा दो, ये सब चल रहा है। सो इट हैज लेड टू इम्प्रूवमेंट इन द कॉर्पोरेट बिहेवियर, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने बोला। फिर ये 2025 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने बताया कि जैसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले फॉरेक्स हेजिंग नहीं लेते थे कि रुपया ऊपर नीचे चला गया तो क्या है, उसके चलते हमारा बिजनेस लॉस हो गया तो भी क्या है, कोई किसी बैंकर की औकात नहीं हमारा कुछ उखाड़ सके, हम तो सरफाइसी एक्ट में 4 साल तक केस लड़ेंगे। लेकिन आईबीसी कोड में सब टाइम बाउंड है, तब डर लगता है, इसलिए वो फॉरेक्स हेजिंग का अलग से इंश्योरेंस ले लेते हैं कि करेंसी रेट ऊपर नीचे चला जाए तो उससे मेरा जो भी बिजनेस लॉस है उसका मैं अलग इंश्योरेंस लेता हूँ। ये मामला क्या था, प्रीलिम लेक्चर में याद करो, फॉरेक्स हेजिंग पढ़ा था। तो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने सब बोला, देखो आईबीसी कोड के चलते फॉरेक्स हेजिंग इंप्रूव हुआ है, क्रेडिट स्प्रेड कम हुए हैं। बॉन्ड क्रेडिट स्प्रेड क्या है वो खुद में 5 मिनट का मुद्दा है, अभी नहीं पढ़ेंगे, प्रीलिम लेक्चर में पढ़ चुके हैं, विन 25 सीरीज वगैरह में पढ़ चुके हैं। मीन्स में समझाने नहीं बैठना है, मीन्स में एक लाइन में लिख देना है बॉन्ड क्रेडिट स्प्रेड रिड्यूस, दैट इज द बेनिफिट। भले एग्जामिनर को ना पता हो तो भी समझाने नहीं बैठना, वरना वर्ड लिमिट आपकी उसी में खत्म हो जाएगी और एग्जामिनर देखेगा तो फिर हाँ इसने लिखा है कुछ ठीक ही लिखा होगा क्योंकि बारी शब्द है, यू आर डन। फिर आगे कुछ और फ्यूचर सजेशन है वो हम आगे देखते हैं। नाउ आईबीसी कोड की लिमिटेशंस क्या है, 2016 में बना उससे लेके अब तक 6 से 7 बार इसका अमेंडमेंट हो चुका है। नॉर्मली कोई कानून है तो उसका 1-2 बार पूरी जीवन में अमेंडमेंट होना चाहिए, इसका 6 बार अमेंडमेंट हो गया पिछले ये जो भी सालों जो गए, जो 2016 से 25 गिनो जितने भी 10-11 या जो भी साल गए। नाउ इट शोज व्हाट, कोई अच्छी कंपनी वीडियो गेम बनाती है तो डे 1 से ठीक ही चलती है, बेकार कंपनियां वीडियो गेम बनाती है तो अलग अलग बार उसका पैच और अपडेट डालते रहते हैं। ऐसे ही मोबाइल ऐप के अंदर भी बीटा स्टेज के ऐप होते हैं, बार बार पैच डालते रहते हैं। तो आईबीसी कोड में इतना अमेंडमेंट किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें बहुत सारा सरकार ने पहले से सोचा नहीं था, इसलिए बार बार अमेंड करना पड़ता है। एक और तकलीफ आती है, जब भी अमेंडमेंट होता है
उसके चलते जिसका नुकसान हो रहा है वो पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक चले जाती है, तो वो और विलंबित हो जाता है मामला। तो दिस इज अ लिमिटेशन। फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स इज अ बिग लिमिटेशन। दूसरा, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी सेटल नहीं कर सकते अभी। मतलब अनिल अंबानी ने लोन नहीं चुकाया तो क्या भारत के बैंक अमेरिका में उसका फार्म हाउस जब्त कर सकते हैं? अगर कर सकते तो हम बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। लेकिन आईबीसी कोड में ऐसा सब लिखा तो है, लेकिन सरकार ने नोटिफाई नहीं किया। उसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन वगैरह जरूरी है, तो इस कारण से हम थोड़ा रुक जाते हैं। विलफुल डिफॉल्टर से ये लड़ नहीं सकता, माल्या जैसे लोग जो भाग गए। कोरोना के बाद सरकार ने लिमिट भी बढ़ा दी कि 1 करोड़ तक का केस है तो उससे नीचे वाले में तो एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी। आईबीसी कोड के अंदर भी जितने जज चाहिए कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर, जितने ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल चाहिए, उन सब मैन पावर की शॉर्टेज है। मान लो अभी 3,000 हो, इकोनॉमिक सर्वे बोलता है 5-6 हजार लोग चाहिए। इसमें बहुत सारे फ्रीवलस कंप्लेंट आ जाते हैं और उसके चलते पूरा केस लटका रहता है। मतलब एक आदमी ने कुछ केस किया और फिर दूसरा आके कहे नहीं मेरा इसमें ये बनता है, मुझे भी बोलना है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। दूसरा, ये जो पूरी प्रोसेस है, मान लो मर्डर का केस है तो उसमें जो बचाव पक्ष है और सामने सरकारी वकील है, तो वो तो स्वाभाविक है लड़ जाएंगे, ऐसा केस चलेगा। आईबीसी कोड का ऑब्जेक्टिव क्या है? मीडिएशन, समाधान करना, ना कि किसी को जेल भिजवाना या किसी का कंपनी ठप करवा देना। लेकिन जब ये प्रोसीजर शुरू होती है और खासकर कोर्ट तक जाती है तो पूरी प्रोसेस एडवर्सरियल हो जाती है। मतलब बैंक के जो लोग आते हैं उनको नहीं इसका तो बंदी करा के देना है, और सामने जो आता है उसके मुझे 1 रुपया नहीं देना है। तो ये जो पूरी प्रोसेस ऐसी चलती है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसको प्योर वकील की तरह नहीं, मध्यस्थी समाधानकर्ता की तरह कैसे सॉल्व किया जाए, उसके लिए अलग अलग जो भी उनका कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की प्रोसीजर होंगी उसको चेंज करने की जरूरत है। कैसे वो हमको तैयार नहीं करना, हमें बस एक लाइन में लिख देना है। तो दैट इज डन। फिर एक मुद्दा था बैड बैंक। बैड बैंक हम पढ़ेंगे नहीं, उसका कारण प्रीलिम में पढ़ चुके हैं, और उसके बाद वो इतना चर्चा में रहा नहीं कि उसका अलग से क्वेश्चन का सेंस बने। लेकिन फिर भी टाइम बचे तो प्रीलिम के हैंडआउट से देख लेना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से एनपीए को कैसे रोक सकते हैं, वो तो अभी हमने पढ़ा यही सब, कि कैसे एक सेंट्रल रजिस्ट्री बना दिया जाए। उसके लिए बहुत सारे सीआईसी, सीआरए, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, सीआरआई एलसी, फिर पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ऐसी बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सब काम हो रहे हैं। हैंडआउट में दिए, प्रीलिम में भी पढ़े थे, छाप दो। फिर मैंने आपको बताया कैसे सरकारी बैंक वाले एक अलग से नेटवर्क बना दें। जियो टैगिंग ऑफ द एसेट, सारे कोर्ट केस और टैक्स का डेटा क्रॉस वेरीफाई किया जाए, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग किया जाए, ताकि ये सब विलफुल डिफॉल्टर से हम लड़ सके। इकोनॉमिक सर्वे और सरकार दोनों ने आजकल क्या सोचते हैं कि मान लो कोई ये एमएसएमई है, अब ये बैंक में लोन लेने जाएगा, उसका लोन पास नहीं होगा क्योंकि बैंक वाले कहें अच्छा तुम अपना इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न ये सब दिखाओ, तुम्हारी ये सब, मान लो एक केक पेस्ट्री का धंधा कर रहा है, अच्छा तो तुम्हारा सब क्या है, दुकान का इनवॉइस हमको दिखाओ, उस दुकान के पेपर्स दिखाओ। अब बहुत सारा इसका ऐसा होगा उसके पास कागज नहीं होगा, कागज नहीं होगा इसलिए लोन पास नहीं होगा। तो हमें इससे लड़ने के लिए डिजिटल फुटप्रिंट देखा जाए कि मान लो केक पेस्ट्री का धंधा करता है, हर महीने यूपीआई द्वारा इसको कितने लोग केक खरीदते हैं, उस हिसाब से आप अनुमान लगाए कि ये इतना कमाता होगा और इस हिसाब से हम इसको इतना लोन दे सकते हैं। तो वी नीड टू यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी ताकि इनका और फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। इसकी बात इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों ने की है, आपके हैंडआउट में दिया है। फिर हमने ये देखा एआई से क्या पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी क्यों करना है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे 2025 ने बोला है। तो फायदे गिनवा दिए, नुकसान गिनवा दिए, दिस इज डन। नाउ लास्टली शैडो बैंक्स। क्वेश्चन आप पढ़िए, जवाब तो मैं अभी आपको बताता हूँ, 30 सेकंड जस्ट थिंक, मतलब क्वेश्चन ही देखो, जवाब नहीं आता चिंता नहीं करनी, अभी हम खत्म करते हैं। देखिए सीधा तो ये टॉपिक आउटडेटेड हो गया है, लेकिन समझना इसलिए क्योंकि रेगुलेटरी बॉडीज, आरबीआई कंट्रोल, ये सब के अंदर इनडायरेक्टली आप यूज कर सके। बात ऐसी है, कोई भी नॉर्मल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक या यस बैंक या कोई, तो उनको तो नानी याद करवा दूंगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में मेरे पास बहुत पावर है, ऐसा आरबीआई बोल रहा है। तो बैंकों का तो बहुत कुछ बिगाड़ सकता है आरबीआई। लेकिन जो शैडो बैंक्स हैं, शैडो बैंक मतलब वो ऐसा जो लगता बैंक जैसा है लेकिन बैंक नहीं है। जैसे आईएलएफएस, डीएचएफएल, ये लोग क्या काम करते हैं हम प्रीलिम लेक्चर में देख चुके हैं। आईएलएफएस इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दे, डीएचएफएल वाला होम लोन दे।
पैसा वो कैसे मोबिलाइज करते हैं, म्यूचुअल फंड वालों से लेके आएंगे, बाजार में अपने बॉन्ड इशू करेंगे और फिर किसी प्रोजेक्ट में लोन में देंगे। तो लोन में देते हैं तब हम लगे कि ये बैंक जैसा काम कर रहा है, लेकिन ये बैंक नहीं है। इसलिए IL&FS, DHFL ये सब पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता नहीं। तो ये बैंक जैसे दिखते हैं लेकिन बैंक नहीं है, इसलिए इनको हम बोलते हैं शैडो बैंक्स। तो शैडो बैंक्स को गर्मी है कि चाचा तुम हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि RBI का उन पे फुल कंट्रोल है नहीं, RBI उनके सामने कमजोर है। ऑफकोर्स RBI ने फिर सुधार किए कि NBFC रेगुलेशन के लिए नया फ्रेमवर्क बनाया कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द NBFC कंपनी, बेस, मिडल, अपर, टॉप लेयर की कंपनियां जैसे IL&FS वगैरह, इनको हथौड़ा मारूंगा वगैरह, नया नया सब चलते रहता है। लेकिन मैंने आपको बताया ये क्या आउटडेटेड चीज है मीन्स के लिए। यूज इसको कैसे करना है कि जब आप बात करते हैं RBI की, कुछ बड़ा सा प्रश्न आपको पूछा गया उसके रेगुलेटरी पावर्स या रेगुलेशन के रिफॉर्म्स में, देन यू कैन टॉक अबाउट इट कि ये एक एरिया है जहां पर सुधार की जरूरत है। इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा कि NBFC के अंदर ये जो शैडो बैंक्स है, दे आर क्रिएटिंग मैनी चैलेंजेस। तो हम ये करें, इनका हेल्थ कार्ड बनाया जाए। जैसे ये सब WWF रेसलर का स्कोर कार्ड होगा कि मान लो अंडरटेकर रैंक 1, 400 फाइट लड़ी है, 63% जीता है, तो ऐसा NBFC का स्कोर कार्ड क्या बने कि उसकी एसेट लायबिलिटी कितनी है, बैलेंस शीट का स्ट्रेंथ कितना है, ऑपरेटिंग रेजिलियंस क्या है, वो क्या हम समझने नहीं बैठेंगे, समझो उसका स्कोर कार्ड बनाए और उसमें +100 से -100 तक का नंबर हो। -100 मान लो एकदम वांदे हो गए हो जैसे IL&FS, और कंटिन्यूअसली इसका मॉनिटरिंग किया जाए और उस हिसाब से सरकार, RBI, सेबी वगैरह यूनिटिव एक्शंस, रिफॉर्मेटिव एक्शंस लेते रहें, देन वी कैन एड्रेस दिस। तो ये शैडो बैंक्स को ऐसे रेगुलेट करना है और उसके लिए क्या किया गया है सरकार, RBI और सेबी द्वारा, वो लिखा है। याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है 1-2 साल बाद दूसरा एक स्कैम हो जाए, तब आपको फिर से कोर्स देखने का टाइम नहीं रहेगा, ना खरीदने का पैसा उसके लिए देने की जरूरत है। इसलिए कुछ कंटेम्पररी इशू अभी लिख के रखे मैंने, हो सकता है वापस शुरू भी हो जाए। अब लास्टली NBFC कंपनियों का क्या महत्व है। NBFC कंपनियों में क्या आता है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड, तो ये तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। NBFC कंपनियों में आता है माइक्रो फाइनेंस, चीट फंड, तो ये तो गरीब लोगों को भी फाइनेंशियल नेट में लाने का काम करता है, उससे ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, सो दे आर इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जो शेडो बैंकिंग है और उसका अनरेगुलेटेड ग्रोथ है, इट इज अ चैलेंज, इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। खत्म, बस तो खेल खत्म। पिलर 1B के अंदर बैंक, NBFC, शेडो बैंक, ये सब देख लिया। अभी जो कल हम लोग मिलेंगे तो कल 2 चीज खत्म होगी, शेयर मार्केट, सेबी। उसके तो हालांकि 2 ही सवाल रटने हैं, तीसरा बन ही नहीं सकता जिस प्रकार का पेपर है। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट एथिक्स फॉर मीन्स पेपर 4, वो हम देखेंगे। और उसके बाद कल ही हम खत्म करेंगे इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो कल 2 चीज खत्म होगी, हैंड आउट शायद एक ही कंबाइन हो या 2, जो भी शाम तक मैं अपलोड करता हूँ। आप थोड़ा ब्रशअप करके आए प्रीलिम्स के जो भी हैंड आउट थे, शेयर मार्केट और इंश्योरेंस, पेंशन के। फैक्ट्स बहुत नहीं रटने, पर ऊपर ऊपर से अच्छा ये 4-5 बड़े मुद्दे हमने देखे थे, उसे हम निपटाएंगे। और उसके बाद बुधवार को होगी टेस्ट, ये सभी जो चीजें हमने पढ़ी उसमें से। देखिए, आपके शेड्यूल में वो सीधा नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया MCQ टेस्ट होते हैं ना, तो उसे लेक्चर के नीचे तुरंत टैग किया जा सकता है। लेकिन सर्वर में अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो जो अपलोड करने वाले टेस्ट होते हैं, जहां पर आपको आंसर कॉपी की PDF बनानी है, तो उसको टैग नहीं किया जा सकता, तो उसकी अलग पेज बनानी पड़ती है। तो पेज हमने बना दिया, bit.ly/QEP6 टेस्ट। इसको बुक मार्क करके रखना, बुधवार को टेस्ट होगी। वो टेस्ट तब भी दे सकते हैं और उसके बाद भी दे सकते हैं, पर 20 दिन के भीतर दे देना, वरना वो पेपर चेक नहीं होंगे। क्यों इन्होंने सर्वर में ऐसा इसलिए सेटिंग किया, वरना लोग खाली बैठे रहते हैं जिनको नौकरी पे हमने रखा हो पेपर चेक करने के लिए। क्योंकि अगर आप डेडलाइन ही नहीं दो तो बहुत सारे लोग टेस्ट ही नहीं देंगे विद्यार्थी, तो फिर जिनको दिया उनको मुफ्त की सैलरी जा रही है। और आप पे भी प्रेशर होना चाहिए, नहीं भाई 20 दिन में तो मुझे निपटाना है। सो बोथ साइड इट इज रिक्वायर्ड। खैर, तो आई विल एंड द क्लास, कल रात मिलते हैं। कल भी सोमवार है, अपना लेक्चर है जिसमें 1C1D हम कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, दैट वाज इट। आशा रखता हूँ कि ये सेशन आपके लिए उपयोगी था और इसमें से आपने टेक अवे पॉइंट ये लिया कि प्रीलिम्स में इकोनॉमी में जो पढ़ा था उस ज्ञान को मेंस में कैसे रिसाइकल करते हैं। जाने से पहले सिर्फ 3 बात मैं रखना चाहूँगा। पहला, अगर आप ये पूरा फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, केवल 1999 से लेकर 2999 में अवेलेबल है, जिसमें आपको लाइव लेक्चर, स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन सब कुछ मिलता है। दूसरी बात, मेंस की तैयारी में
टॉपर्स द्वारा करीब 15 सेशन जिसमें वो बात करेंगे कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कैसे तैयारी करनी है वगैरह। ये केवल ₹1 में अवेलेबल है यूजिंग डिस्काउंट कोड mona.org। और तीसरी और आखिरी बात कि यूपीएससी के मेंस के टॉपिक वाइज पेपर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अनलॉक कोड याद रहे mona.org। लेट्स क्रैक इट। An Academy. Let's crack it.